बात चल रही है, 1.5-2 साल से चल रही है। एक दिन मैंने उसको वहां पे किया, मैं तो सर 2 साल से हमारा प्यार इश्क मोहब्बत चल रहा है, आपकी बीवी को भी मालूम है, मेरी बीवी को भी मालूम है, हमारे चक्कर चल रहे हैं। सर एक बार एंगेजमेंट कर ही लेते हैं, एक बार शादी कर लेते हैं, एक बार वरमाला पहना देते हैं। वो बंदा हंसने लगा और मेरा क्या था, तब तक में वो रिलेशन बन चुका था, एक रेपो इतना स्ट्रांग हो चुका। मैं तो सर आज हाँ बोल दो, मैं अभी प्रपोज कर रहा हूँ, आपको खाली बोलना है कबूल है कबूल है कबूल है। मैंने बोला कबूल है, तो उसने बोला कबूल है कबूल है कबूल है। कोई फालतू की बात नहीं, कोई प्रोडक्ट की बात नहीं, कोई कंसल्टिंग की बात नहीं चली, टक हुआ। कस्टमर जो होता है ना वो आपको खरीदता है, एग्जैक्टली। उसके बाद आपकी कंपनी को खरीदेगा, उसके बाद आपके फाउंडर को खरीदेगा, उसके बाद प्रोडक्ट खरीदेगा। लोग सेल्स में जब आते हैं करियर बनाने से डरते हैं, वो सेल्स में वहां पे आ जाता है कि नहीं यार सेल्स में अपना आपको काम नहीं, सेल्स में मेरा कोई काम नहीं है। तो वो क्यों होता है? तो अगर आपकी फट गई तो गेम ओवर। आपको है ना मुंहफट बनना पड़ेगा, और मुंहफट बनना मुझे भी नहीं आता। मैं जब आपकी ट्रेनिंग लिया तो ट्रेनिंग के बाद मुझे पता चला कि भाई मुंहफट होना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी पीपल स्केल वाला आदमी, तो पीपल स्केल आदमी वाला तो मैं भी पैसा मांग नहीं सकता था, क्योंकि मैं मेरे दोस्तों के पास जो मेरा पैसा दिया हुआ था वो मांग नहीं सकता था। कैसे मांगू? कैसे मांगू? गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने वाला हूं। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर में सेल्स करने में डर रहे हो, घबरा रहे हो, सेल्स नहीं कर पा रहे हो, तो आज सारे प्रॉब्लम का अंत है। क्योंकि सेल्स सीखने में और सेल्स सिखाने में और सेल्स करने में ये खुद ब्रांड एम्बेसडर है। 2020 के अंदर में मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा था, और वहाँ पे ट्रेनिंग में एक बंदा आता है जो तकरीबन 40-46 की एज में होता है, जिसके बैकग्राउंड में उन्होंने खुद ने बोला था कि मैंने कभी पापड़ भी नहीं बेचा था, यानी 46 की एज से पहले पापड़ भी नहीं बेचा था। और फिर वहाँ पे शुरुआत होती है सेल्स की अलग करियर की, और वो सेल्स के अंदर इतने डेप्थ में जाते हैं कि आज वो सूरत के नहीं गुजरात के बहुत बड़े सेल्स कोच हैं, और आपको वो सिखाने वाले हैं। तो हेल्प मी वेलकम वन एंड ओनली तरुण चश्मा वाला जी। तो तरुण जी, मेरा पहला सवाल, जब छोटी छोटी कंपनियों में काम कर रहे थे तब कभी सोचा था ऐसे बड़े आदमियों के साथ में पॉडकास्ट में आओगे? सो तरुण जी, मेरा पहला सवाल, 46 की एज में सेल्स क्यों? एक्चुअली जो था ना सर, मेन चीज़ ये थी कि मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जनरल मैनेजर रहा था, और मेरी जॉब चली गई, और ड्यूरिंग द कोरोना मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। तो ऐसे जाने अनजाने जो है ना, जो कंपनी में मैं जुड़ा था उसको मैं फॉलो कर रहा था 2016 से, और 2020 अक्टूबर की बात है, 24 अक्टूबर को मैंने वो कंपनी ज्वाइन की। तो ज्वाइन जब की ना, तब पता नहीं था कि सेल्स में हूँ, मगर दिक्कत ये हो गई कि जब मैं जुड़ गया, जब करीबन मैं 75,000 रुपया डाल चुका, और मुझे पता चला कि मैं तो सेल्स में ही अल्टीमेटली आ गया। जब मैं सेल्स में आना ही नहीं चाहता था, कभी भी जीवन में ऐसा सोचा नहीं था कि मैं सेल्स में जो है करियर बनूंगा। मगर आज जो है, मैं आपको एक बात बोलूं कि मैं 2000 में मरा हुआ चूहा भी बेच के आया हूँ। ओके। तो ऐसी चीज इसके लिए पॉसिबल हुई क्योंकि एक तो थैंक्स टू माय वाइफ, कि जब 75,000 डाल के मैं वो कंपनी में गया तो 24 दिन तक मैं एक हालत से, मेरी हालत इतनी खराब थी कि एक बाजू मुझे रोज सुबह मेरी वाइफ की आंखों में एक ही चीज दिखाई देती थी कि पैसा वापस कब आएगा। उसका कारण ये था क्योंकि मेरी बेटी वो टाइम पे पढ़ाई कर रही थी, और मेरे पास लिक्विड मनी सिर्फ 2 लाख रुपया था, और जब 2 लाख रुपया था उसमें से भी 75,000 मैंने डाल दिए, और उसमें भी लॉकडाउन। और जब मैंने जॉब मेरी चली गई कोरोना से पहले, तब मेरे पापा और मेरे भाई की है ना चश्मे की दुकान है, तो भाई और पापा ने ये बोला कि भाई साहब अब है ना किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है, धंधे में आ जाओ। तो मैं तो गया, बड़ी खुशी से गया कि चलो अपने धंधे में जा। मगर मैंने वहां पर देखा कि एक आदमी आता है, 2 घंटे तक फ्रेम देखता है, कांच देखता है, और बिना ऑर्डर देगा चला जाता है ना, तो अपना तो दिमाग सटक जाएगा, ये रिजेक्ट कर रहा है यार। हाँ, रिजेक्शन, और रिजेक्शन से तो हम कभी भी वो यही नहीं थे, आदत ही नहीं थी। तो जब मैं आ गया और 24 दिन तक वो कंपनी के अंदर सारी ट्रेनिंग ले चुका, तब मुझे पता चला कि भाई साहब ये तो मैं गलत जगह आ गया। और जब गलत जगह आ गया, मगर दिक्कत ये थी कि 75,000 डाल चुका था, और वाइफ की आंखों में रोज सुबह लिटरली मुझे एक ही चीज दिखाई देती थी, पैसा वापस कब आएगा। क्योंकि दिसंबर में मेरी बेटी की 80,000 फी भरने की थी। ओके। और उसमें से पैसा उठा के मैंने डाल दिया था। अब गुजराती आदमी, मेहनत कर सकता हूं, मजदूरी नहीं, तो मेहनत करना शुरू किया।
तो 24 दिन तक मैं करीबन जो है ना दिन में सिर्फ 1-2 घंटे का पावर नैप लेता था और सारी चीज स्टडी करने लगा कि सेल्स एग्जैक्टली होता क्या है। और 24वें दिन के बाद जब 25, 26, 27, 28, 29, 30 मैंने जो पैसा डाला था वो मैंने निकाल लिया। आपका एक सेल्स सीखने का और ट्रेनिंग लेने का एक बढ़िया तरीका है। जब आप लेते हो, जब मैं सेशन आपको जब शेयर कर रहा था तो आप उसको एक पर्टिकुलर वे में जॉट डाउन करते थे, वो थोड़ा सा लोगों को बताइए। मैंने जब आपसे जब ट्रेनिंग चालू थी ना तो मैं हर एक पॉइंट जो है ना पहले मैं ना नोट डाउन करता था और नोट डाउन करके मैं अपने को जो बोलते हैं ना सेल्स में कि भाई पुट योर सेल्फ इन कस्टमर शूज, तो मैं हमेशा वो रिवर्स प्रोडक्शन में सोचता था कि ये जो चीज है अगर मुझे कस्टमर के साथ करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और अगर मैं कस्टमर हूं तो मैं उसको कैसे लूंगा, कौन से एंगल से देखूंगा। तो मेरा तब से जो है ना जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो वही हिसाब से चलने लगा। और जब मैं आपसे ट्रेनिंग ले रहा था ना तो बहुत झगड़ा होता था जूम के ऊपर, आपको भी पता होगा, क्योंकि जब आप बोलते थे ना कि 80% जो है ना कस्टमर बोलना चाहिए, 20% आप बोलने चाहिए, तो मैं जब वहां पर आपका और मेरा जो झगड़ा होता था वो ये होता था कि सेल्स मैं कर रहा हूं तो सेल्स तो मुझे ही बोलना पड़ेगा। मगर आपने एक बार मुझे सेशन में बोला था कि भाई जिस दिन तुझे पता चलेगा ना कि कैसे सुनने से सेल होगा, तो वो दिन की बात है और आज की बात है, मैं 95% सुनता हूं। तरुण भाई जो बात कर रहे हैं मैं उस पर आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा कि नॉर्मली हर आदमी जब सेल्स में आता है ना तो सेल्स में क्या होता है कि बोलने वाला बंदा लिया जाता है और कि बहुत अच्छा बोलने वाला होना चाहिए, कन्विंसिंग पावर होना चाहिए, ये सब बकवास है। आप जब सेल्स में आते हो, स्पेशली जब इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट आप बेच रहे होते हो, तो यू शुड बी गुड एट आस्किंग क्वेश्चन, लिसनिंग, आस्किंग क्वेश्चन, लिसनिंग, आस्किंग क्वेश्चन। और फिर जब उसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ी नीड, सबसे बड़ा गोल, सबसे बड़ी चैलेंज बाहर आती है, तब आप उसको प्रोडक्ट को फिट करते हो उसके साथ में कि भाई तेरा ये प्रॉब्लम था, मेरी ये प्रोडक्ट तेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। और उसके अंदर में तरुण भाई ने मास्टरी हासिल किया है और काफ़ी अच्छी कोचिंग कर रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तरुण भाई की एक टिपिकल स्टाइल रहती थी कि वो हर चीज़ को नोट करते थे। तो अगर आप अभी सेल्स की ट्रेनिंग में जब जा रहे हो, कहीं पे भी सेल्स की ट्रेनिंग में लेते हो, मैंने लोगों को हमेशा देखा और मैं वहाँ पे टोकता भी था कि लोग बैठ के सुन रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, खुश हो रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, फील गुड फैक्टर कर रहे हैं, पर लर्निंग नहीं कर रहे। जो अभी आपने बताया लर्निंग नहीं कर रहे, नोट नहीं बना रहे। और कई बार ऐसा होता था कि जब लोग मेरे को वहाँ पे अपना Q&A सेशन चलता था तो मैं 1-1, 2-2 घंटे तक Q&A करता था। यानी हज़ार आदमी बैठे हैं, 600, 700 क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। और उस टाइम पे सर्टन ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि जहाँ पे मैं अपने राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों को इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं उस टाइम पे मैंने क्या आंसर दिया मेरे को बाद में याद नहीं रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे आंसर क्रिएट हुए, डॉट्स कनेक्ट हुए और आंसर बनाया गया है और दिया गया है, विच इज़ द रिलेवेंट। बहुत बढ़िया है, मेरे को फील भी होगा बहुत बढ़िया है। फिर मेरे को याद आ रहा है मैंने क्या बोला था यार, याद नहीं आ रहा है, पर इसके ऊपर एक PPT बन सकती थी। तो मैं तरुण भाई को कॉल करता था, यार तुमने वो नोट बनाई होगी उसको फोटो खींच के मेरे को भेजना। और ऐसा कई बार हुआ है कि तरुण भाई फिर वो नोट वहाँ पे बना के भेजते थे, फोटो खींच के भेजते थे और मैं उसके ऊपर से PPT बनाता था। तो मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी जब भी सेल्स की ट्रेनिंग में जाओ, ट्रेनर क्या दिखा रहा है, स्लाइड में क्या लिखा है वो नहीं, वो क्या बोल रहा है, उस शब्द के ऊपर वो क्या बोल रहा है कि कस्टमर कभी छोड़ेगा नहीं, तो उसको लिखो कस्टमर कभी छोड़ेगा नहीं। आपको भी कस्टमर को छोड़ना नहीं है तो लिखो कस्टमर को छोड़ना नहीं है। ये एटीट्यूड आपको एक्चुअली ट्रेनिंग ज़्यादा सिखा सकता है रादर देन जस्ट लिसनिंग। सर मेरा दूसरा सवाल है, लोग सेल्स में जब आते हैं करियर बनाने से डरते हैं। वो सेल्स में वहाँ पे आ जाता है कि नहीं यार सेल्स में अपना આપણું काम નથી, सेल्स में मेरा कोई काम नहीं है। तो वो क्यों होता है? एक्चुअली है ना, एग्जैक्टली जब मैं ये कंपनी ज्वाइन कर रहा था ना तब मैंने बहुत सारी रिसर्च किया था। आपको भी पता होगा 25 लोगों का खून पिया था। तो मैंने 25 लोगों का जब खून पिया था ना तो मैंने वही सारी चीज देखी। उसमें से एक मैं हूँ। मैं ना कन्विंस नहीं हुआ था इनसे भी, ठीक है, आपको कहना चाहता हूँ। तो ये ऑन कैमरा बेइज्जती हो रही है, याद रखना इसको। नहीं, एग्जैक्टली मैं कन्विंस नहीं हुआ था क्योंकि मैंने ये सारी चीज जब देखी थी ना तब बहुत सोच समझ के मैंने किया था। और 25 लोगों का खून पीने में मुझे एक चीज पता चली कि एग्जैक्टली सेल्स क्या है। मैंने लोगों से ये निकलवाया था कि एग्जैक्टली वो 100 लोगों से बात करते तो कितने लोग कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, कितने लोग इसमें
और आगे कन्वर्ट होने के बाद काम कर सकते कि नहीं कर सकते, वो सारे पैरामीटर्स देखे थे। और जब पैरामीटर्स देखे थे ना, तो सबसे ज्यादा मुझे एक चीज समझ में आई कि सबसे ज्यादा लोग सेल्स से नहीं डरते हैं, वो रिजेक्शन से डरते हैं कि भाई लोग क्या कहेंगे, लोग ना बोलेंगे, लोग, मैं अगर किसी के पास जाऊंगा और किसी ने मना कर दिया तो मगर मुझे जो एक चीज समझ में आई कि भाई साहब कोई आपको जो है ना मना नहीं करता है, तो आप इगोइस्ट हो गए तो आप सेल कभी नहीं कर सकते। तो कभी भी जो है ना सेल्स में एक चीज समझ लो कि आपको कोई मना नहीं कर रहा है, आपके प्रोडक्ट को, आपके सर्विस को, आपके जो आपके फाउंडर है या आपकी जो कंपनी है उसको मना कर रहा है। अगर आपने उसने पर्सनली ले लिया देन यू कांट सेल। तो कैरियर नहीं बना सकते वहाँ पे। ये नॉर्मली हमेशा शुरुआत में होता था। इनफैक्ट जब मैं फार्मा में नया नया गया था, तो एक आध महीना हुआ और हमारे मीटिंग हुई। तो मीटिंग में मैं गया तो हमारे एक जनरल मैनेजर थे, विनी सहाय करके। तो जो नए लड़के थे, हम 6-7 लड़के नए आए थे, फ्रेशर थे, सब ज्वाइन किया था। तो कि भाई क्या रहा अभी तक का एक्सपीरियंस, कैसा रहा ये करके सब लोग बोल रहे थे ऐसा है वैसा है। तो मैं कहा सर सब कुछ ठीक है, मज़ा आ रहा है, काम करने में मज़ा आ रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, कंपनी का सपोर्ट अच्छा है, पर सर इंसल्ट बहुत होती है। तो बोला इंसल्ट? ऐसा सबके सामने दिख रहा। बोले परेश जोशी जी, मेरे को इस करियर में, इस इंडस्ट्री में काम करते हुए 20 साल हो गए। लोगों ने मेरे को धक्के मारे हैं, गालियाँ दी है, मेरे को बाल पकड़ के कैबिन के बाहर फेंका हुआ है, मेरे को घसीट घसीट के मारा है, पर आज तक मेरी इंसल्ट कभी नहीं हुई। मैं कहा क्या बोल रहा है? एंड देन ही गिव मी अ एक्सीलेंट लेसन ऑफ लाइफ कि जब सेल्स कर रहे हो ना, तो उसने बोला कि ये नाक है, नाक को निकाल के पीछे की जेब में रखो। सेल्स नाक वाला काम है ही नहीं, सेल्स जिगरा वाला काम है। आपको आपका कस्टमर हर तरीके से गिराने की कोशिश करेगा, फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करेगा, आपको पीछे धकेलने की कोशिश करेगा। आपको एक ही काम करना है, बार बार सामने आके खड़ा हो जाना है, और एक टाइम आएगा वो आपके सामने घुटने टेकेगा, और वहाँ पे है वही, ये साइकोलॉजिकल वॉर है आपके और उसके बीच में चल रही है। जो सबसे लंबा खींच गया वो टिक गया, और जो गिर गया वो गिर गया। सो दूसरा अभी हम चलते हैं जहाँ पे आएगा लीड के ऊपर। सेल्स की अलग अलग उसमें चलते हैं। पहला एक सवाल मैं ये कर लेता हूँ, सेल्स की सीक्वेंसिंग क्या है? थोड़ा लोगों को बताए तो आइडिया है, और फिर हम आगे बात करते हैं उसके ऊपर। सेल्स में जो है ना सबसे बड़ी बात है ना, जो भी आदमी सेल करता है ना उसको सबसे पहले है ना लीड जनरेशन के बारे में पता ही नहीं होता। सबसे पहली बात तो लीड जनरेशन कब होना चाहिए वही पता नहीं होता। एग्जैक्टली लोग है ना अपना प्रोडक्ट लेके जाते हैं और फिर बेचने जाते हैं। एग्जैक्टली वो कैलकुलेशन ही है ना गलत है। एग्जैक्टली आपको प्रोडक्ट, आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है ना, उससे पहले आपको कस्टमर का पर्सोना डिसाइड करना पड़ेगा, और कस्टमर को पहले से ही लीड जनरेशन से पहले आपको पता होना चाहिए। जब आपको वो पता होगा ना, तब आप प्लेटफॉर्म डिसाइड करोगे कि आप कौन से प्लेटफॉर्म से अक्वायर करोगे, चाहे वो डिजिटल परफॉर्मेंस मार्केटिंग से अक्वायर करोगे या आसपास खास में नेचुरल मार्केट से करोगे। तो ये दोनों चीज जो है ना बहुत जबरदस्त है। और मैंने ये सारी चीज, मैंने प्रोडक्ट बेची 3-3 लाख रुपया वाली, और मैंने सबसे ज्यादा जिन लोगों से, मेरे दोस्त या रिश्तेदार से, जो आम जो सेल्स में या कोई MLM कंपनी हो या कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के हो ना, जहां पर या कोई जो है ना जीवन बीमा बेच रहा हो, तो वहां पर जो है ना लोग अपने रिश्तेदार से और अपने मित्रों से है ना पहले बहुत उत्साह होता है उनको, पहले प्रोडक्ट जाके पीच कर देते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो है ना लोग है ना उसको गोंद की तरह दिखाई देते हैं कि भाई गोंद की तरह चिपक जाते हैं। और फिर वहां पर इवन सेल्स की ट्रेनिंग में सिखा देगा तुम चिपक जाओ लोगों को। हाँ, फॉलोअप को चिपकना वहां पे शुरू कर देते हैं। वो वहां पर ये सिखाया जाता है फॉलोअप का भूत। तो आदमी क्या होता है फिर नारद मुनि की तरह गायब हो जाता है। तो वहां पर मैंने एक चीज समझी, और मैंने जो 60% मेरा क्लोजिंग किया वो मैंने नेचुरल मार्केट में किया। यानी मैंने जो भी दोस्तों से या रिश्तेदार से जब भी चाय पी ना सर, वो 3 लाख की पड़ी बेचारे। और मैंने 40% मैंने जो है डिजिटल मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग से निकाला। तो मैंने सबसे पहले जो है ना सेल्स में जो है ना लीड जनरेशन से पहले पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपका कस्टमर कौन है, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो कस्टमर मिलेगा कहां से। जब तक आपको ये पता नहीं होगा ना, लीड जनरेशन से पहले आपको पता होना चाहिए आपका कस्टमर कौन है, तभी आप उसको रीच आउट कर सकते हो। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो जिस पे सर बात कर रहे हैं, शायद कई लोग जो सेल्स से नहीं है वो नहीं समझ पाएंगे। जो सेल्स में उनको तो सीधा एक मसाला मिल गया है। समझो कि आलू का बिजनेस है, तो मेरे को मालूम है आलू का बिजनेस है, आलू का बहुत बड़ा मार्केट है, और जितनी भी हाउसवाइफ है ये मेरा सबसे प्राइमरी कस्टमर है। जितने भी पानी पूरी वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, वगैरह वगैरह, ये सारे ही मेरे प्राइम कस्टमर हैं। तो जब मैं बेचने के लिए निकला हूँ तो मेरे को पता है कि मेरा मार्केट क्या है और मैं किस तरह से जा रहा हूँ। बट मैंने एक कोर्स बनाया
कोर्स बनाया कि भाई अच्छे यूट्यूबर कैसे बना जाए। अब उसका मार्केट कौन है, उसमें कौन आएगा, यंगस्टर्स को है, ओल्ड एज आदमी को है, हाउसवाइफ को है, इसमें तो कोई भी आ सकता है। तो मेरे को एक नीश समझना पड़ेगा कि सबसे बड़ा मार्केट कहाँ पे है। अगर मेरे को खाली टिकटॉक या इंस्टाग्राम वाले वीडियो करवाने हैं वहाँ पे, तो मेरा मार्केट होगा यंग लड़के लड़कियाँ। अगर मेरे को सीजनड जहाँ पे कुछ मैसेज, कुछ ट्रेनिंग वहाँ पे सेट करनी है, उस तरह से किसी को तैयार करवाना है, तो वहाँ पे मैं 30 साल से 40 साल के बीच में लूँगा। फिर बाकी के छुट-पुट आएंगे। तो आपको ये समझना पड़ता है कि मेरा मार्केट कहाँ पे है, कौन सी एज ग्रुप का है, किस टाइप की इनकम वाला है, कौन से सेक्स वाला है, मेल या फीमेल है, ये भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। मेनली अभी मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अभी अभी एक लड़की मेरे पास आई थी, उसके फादर ने एक मशीन ली थी पानी की, ठीक है, और फादर एक्सपायर हो अल्कलाइन वाला। आर्कलाइन वाला ठीक है। और फिर वो लड़की आई क्योंकि उसकी शादी भी बाकी है, अभी पैसे है नहीं, फादर चले गए, अब क्या करें। तो जब मेरे पास ट्रेनिंग लेने के लिए आई तो मैंने उसको बताया कि भाई तेरा कस्टमर कौन है। तो उसने बताया कि मेरे मोबाइल के अंदर 4000 जो कॉन्टेक्ट है वो मेरे कस्टमर है। मैंने बोला गलत है, आपको आपका परफेक्ट कस्टमर ही पता नहीं है और वो कहाँ बैठता है वो भी पता नहीं है। तो मैंने उसको है ना लिटरली मैंने उसको जो है ना बोला कि आपका कस्टमर, उसको रिवर्स प्रोडक्शन में उससे ही बुलवाया कि एग्जैक्टली कस्टमर मिलेगा कहाँ पे। तो मैं उसको पंजाब के एक हॉस्पिटल के जो है इमरजेंसी वार्ड में बिठाया। सर 1 महीने में 3 मशीन बेच के आई। एब्सोल्युटली। तो लोगों को पता ही नहीं होता है एग्जैक्टली कि उनका परफेक्ट कस्टमर है कौन और वहां किसको जरूरत है। लोग ये समझते हैं कि जो है ना हम लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं, नहीं, वो एकदम गलत चीज है। प्रॉब्लम हम सॉर्ट आउट कब करेंगे, जब हमारा प्रोडक्ट वो लेगा, जो कंज्यूम करेगा, उसके बाद उसको पता चलेगा रिजल्ट। यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर लुकिंग जोन में है या नहीं है वो जानना जरूरी है। और जैसे आपने जैसे मशीन के बारे में बात किया, तो मशीन है, सप्लीमेंट है, वो उसका जो कस्टमर है वो उसका लुकिंग जोन कौन सा होगा, या तो हेल्थ खराब हो गई है ठीक करना चाहता हूँ, या हेल्थ कॉन्शियस है वही होगा, तो मैं उसी में जाऊँ। पर जहाँ पे जिसको हेल्थ की पड़ी नहीं है, दिन में 32 चाय पी रहा है या जाके 2 पैकेट सिगरेट पी रहा है, और उसको जाके बोलो कि ये विटामिन सी की गोली है या ये मेरा जादुई पानी है, इसको पिएगा तो तेरा सारा डिटॉक्सीफाई होगा, तो बोलेगा अच्छा महंगा है तेरा ब्रांड। ओके, सो हम जो बात कर रहे थे, मेरा सवाल वापस छूट रहा था उसमें कि एक सेल्स की सीक्वेंस क्या है। जैसे लीड आया तो लीड से लेके ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक था, तो थोड़ा सा ऐसे लोगों को जिन्होंने सेल्स नहीं समझा उसके लिए आप एक सीक्वेंसिंग शेयर कर दीजिए। सेल्स में जो सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले लीड जनरेशन, और लीड जनरेशन से पहले आएगा कि आपका कस्टमर है कौन। पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा मेरा कस्टमर कौन है, उसके बाद आपका लीड जनरेशन होगा। कौन से प्लेटफॉर्म से होगा, आप डिजिटल मार्केटिंग से कर रहे हो या जो है फिजिकल कर रहे हो। अगर डिजिटल मार्केटिंग से भी कर रहे हो तो फेसबुक से लीड आएगा, वो भी अलग आएगा, इंस्टाग्राम से आएगा, वो भी अलग आएगा, और लिंक्डइन से आएगा, वो भी अलग आएगा। हर एक प्लेटफॉर्म का अलग है। अगर गूगल से आएगा तो गूगल का जो कस्टमर आपका जो है ना, वो आपका परफेक्ट कस्टमर इसके लिए है क्योंकि वो है ना कीवर्ड सर्च करके आया। और फेसबुक में आपको एल्गोरिदम समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली फेसबुक पे लोग कौन है। तो फेसबुक पे 30-35 साल के लोग ज्यादा हैं, तो उसके साथ अप्रोच करने का अलग हो जाएगा, उसकी जो है ना रिक्वायरमेंट अलग हो जाएगी, उसकी समझ शक्ति अलग हो जाएगी। और एक इंस्टाग्राम से अगर लीड आती है ना तो वो जेंजी होगा। तो आज मुझे भी जो कभी भी कुछ काम करना तो जेंजी के लिए है ना, मुझे जेंजी वर्ड यूज करना पड़ेगा। उसके साथ टाइपिंग में भी मुझे बहुत ये रखना पड़ेगा। अगर जेंजी को मैं ये नहीं करूंगा तो कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। अगर कनेक्ट नहीं कनेक्ट करना तो बहुत भयानक है। अब लिंक्डइन पे है, लिंक्डइन पे एक पब्लिक ऐसी है कि जो जॉब ओरिएंटेड है, तो आपको वहां से अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है तो वहां से वही मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। और जो है सबसे बड़ी बात कि आप आसपास खास में जब जाते हो तो आसपास खास में भी आपको चूज करना पड़ेगा ऐसे हिसाब से कि भाई एग्जैक्टली कौन है। मैं जब मेरे पास कोई भी आता है तो मैं सबसे पहले पूछता हूं कि भाई एक तो सबसे पहला लीड जनरेशन है, उससे पहले तुझे पता करना पड़ेगा कस्टमर कौन है। कस्टमर जब है तो कस्टमर जब आ गया तो उससे पहले कस्टमर को जाने से पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा उसके बारे में बताएं, उसके बारे में, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, नो योर कस्टमर, आपको जो है ना केवाईसी जो बोलते हैं वैसा करना पड़ेगा। जब वो सारी चीज हो गई तो आप एक्सटेम्पोर कभी भी कोई कस्टमर से बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहला स्टेप हो गया लीड जनरेशन, फिर आ गया अपना प्रिपरेशन, फिर आगे चलते हैं। आगे जब जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है ना, लोग जो है ना जो टेली मार्केटिंग करते हैं, जो टेली कॉलिंग करते हैं, तो वहां पर गलती ये करते हैं कि भाई साहब उसका टाइम फिक्स है टेली कॉलिंग वाला, वो 10 से 6 बजे ही करता है। तो एग्जैक्टली वो नहीं है, एग्जैक्टली आपका कस्टमर कब फ्री होगा। तो मैं जब भी ये सारी चीजों में मैं एक चीज फॉलो करता था कि मैं कस्टमर को ना देखता था
कि एग्जैक्टली वो व्हाट्सएप पे ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन कब होता है। तो ऐसे ही मैंने एक डॉक्टर को कन्वर्ट किया था, तो मैंने देखा कि वो डॉक्टर रात को 12:30 बजे से 1 बजे कंटिन्यूस ऑनलाइन होता था। अगर आप भी जो है ना देख रहे हो ना, तो आप भी थोड़ा सा सोचना कि आप व्हाट्सएप पे कंटिन्यूस आधा घंटा 15-20 मिनट कब होंगे, जब आप फ्री होते हैं। तो ज्यादातर जो है ना लोग जब फ्री होते हैं ना तब होता है। तो मैंने वो डॉक्टर को रात को 12:35 पे कॉल किया कि आपने ये प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी किया था, बात हो सकती है। तो 11:15 बजे जब 12:35 पे जब उसका साथ कॉल चला और 1:20 पे खत्म हुआ और 1:45 पे मैंने उसका पेमेंट उठाया। तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपका जो आइडियल कस्टमर कौन है और फिर उसके साथ Available बात करने का वो टाइम भी होना चाहिए। हम तो क्या है, यहाँ तो लोग है ना, सारे लोग है ना प्रोसेस सेल्समैन बनाए गए हैं। तो प्रोसेस सेल्समैन क्या करता है, 10 बजे लीड लेके बैठता है, फिर टक 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 कॉल करता है 1 से 10, और फिर जब 20 लीड पे काम किया करीबन 1:30-2 बजे फ्री हो जाता है, बोलता है कि अपना तो काम हो गया। उसको ऐसा ही लगता है कि मैं जो है ना ठीक हो गया उसका। हाँ, मैंने तो परफेक्ट काम किया, अब लीड ही खराब है तो क्या करेंगे, अब भगवान देंगे। अब भगवान देंगे। तो गड़बड़ यही होता है कि भाई साहब, एक तो आपको सबसे पहले आपका कस्टमर कौन है वो पता नहीं, दूसरा वो लीड कहाँ से जनरेट करोगे वो पता नहीं, उसके बाद वो कस्टमर के साथ क्या रिसर्च करके जाओगे, उसका इंटरेस्ट बिहेवियर क्या है, वो क्या कम्युनिकेट, क्योंकि आज तो सोशल मीडिया के जमाने में आपको समझो उसका प्रोफेशन मालूम है तो उसके प्रोफेशन में प्रोबेबली क्या क्या गड़बड़ आ सकती है, उसका भी अगर मार्केट नॉलेज है तो आपको कनेक्ट करने में ज्यादा फायदा आ जाता है। सही है। आज तो चैट जीटीपी आ गया सर, सब कुछ आप चेक कर सकते हो। तो जब तक वो पता नहीं चलेगा, उसके बाद वो सोशल मीडिया आज इतना जबरदस्त है क्योंकि रिफ्लेक्शन है आपकी प्रतिभा का, आपका व्यक्तित्व का जो है रिफ्लेक्शन होता है। तो वो क्या कम्युनिकेट कर रहा है, वो कौन सी पोस्ट कर रहा है, वो नीचे किसी कमेंट में क्या कर रहा है, क्या शेयर कर रहा है, तो उससे बहुत ज्यादा आइडिया आ जाता है। और जब ये प्रिपरेशन हो जाए ना तब जाके कॉल होता है। तो कॉल पे अब आए हैं, सो दिस इज अ प्री कॉल। अब कॉल के अंदर में आए तो कॉल का पहला काम क्या होगा? कॉल में सबसे पहला काम जो है ना वो आइस ब्रेकिंग होता है। क्योंकि आप भी, अगर आपको भी 10 कॉल आते होंगे क्रेडिट कार्ड वालों के, कुछ भी बेचने वाले को, तो आपका कॉल जो है ना, पहली बार जब आपको कॉल आता है ना तो वो कॉल आधा घंटा 20 मिनट 15 मिनट चला होगा। मगर आज अगर आप देखोगे ना, आपको भी बोल रहा हूं, अगर आप भी देखोगे ना, तो वहां पर क्या होता है कि आप है ना 10 सेकंड क्या 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड में फोन काट देते हो। क्यों काट देते हो? क्योंकि सेल्स वाले को पता ही नहीं है, क्योंकि जो पापी है ना वो आपसे आगे 10 कॉल करने वाले पापी लोग हैं। हाँ। उन्होंने एग्जैक्टली आपके ही टोन में आपकी स्क्रिप्ट से बात किया है। मैं परेश कुमार आपकी क्या मदद कर सकता हूं? तो फोन वहीं कट जाता है और फिर जो है ना, जो सेल्स पर्सन होता है वो डीमोटिवेशन में आ जाता है। क्यों? ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ इसमें कि जैसे मेरे आपकी और मेरी हमारी कॉमन गाड़ी है, कंपनी का नाम नहीं लेंगे, पर वहाँ से कॉल आता है, सर તમારે સર્વિસનો ટાઈમ થઈ ગયો છે, સર્વિસ કરાવવાની છે। यानी मैं हिंदी में बोलूँगा तो वहाँ पे आएगा, सर आपका सर्विस का टाइम हो गया, सर्विस करानी है, कब भेजूँ आदमी? ये क्या तरीका है? मैं कहाँ पे बैठा हूँ, मीटिंग में बैठा हूँ, कहाँ पे हूँ, किस तरह से हूँ, थोड़ा सा बात करो, नॉर्मल बात करो कि इज इट राइट टाइम, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, सीधा उठा के आप ये कर रहे हो। अब आई डू अंडरस्टैंड कि उनको ऑब्लिगेशन है कि दिन में 100 कॉल करने 200 कॉल करने हैं, तो सीधा बस वो रिमाइंडर वाले कॉल करो और वहाँ से जो भी आ रहा है उसको ले आओ, और वो उनसे काम उनका चल रहा है। पर अगर थोड़ा सा फाइन ट्यून कर लिया जाए तो आप ज़्यादा कस्टमर को ला सकते हो। वो 5 के बदले 10 गाड़ी, 10 के बदले 20 गाड़ी आ सकती है। पर वो नंबर ऑफ ज़्यादा बड़े कॉल, नंबर ऑफ कॉल ज़्यादा करने के चक्कर में अच्छे कॉल छूट रहे हैं आपके। तो ऐसा ही है। अभी आपने गाड़ी वाली बात बोली, तो गाड़ी वाला अभी मेरा एक क्लाइंट आया, तो मैंने उसको बोला कि भाई उसकी टेलीकॉलर को बुलाया, उनके साथ जो मैं बिजनेस कोचिंग की बात कर रहा था, सेल्स कोचिंग की बात कर रहा था, तो मैंने उनको स्टाफ वालों को पूछा कि आप क्या कॉल करते हो? तो बोले हम है ना याद दिलाते हैं कब सर्विस करनी है, ठीक है, और सर्विस के बाद हम है ना फीडबैक लेते हैं। मैंने बोला ये तो हर कोई करता है, तुम क्या नया कर रहे हो? तुम क्या नया करते हो? तो लिटरली जहाँ वहां पर एक चीज निकल के आई, वही लोग जो टेलीकॉलर लोग थे ना, उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया कि सर है ना लोगों का है ना लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है ना, पता ही नहीं होता है। मैंने बोला कि क्लिक कर गई बात। वो मैंने खुद अपना लाइसेंस चेक किया तो मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो गया था। तो वहां से जो है ना जनरेट हो गई लीड, और वहां से बोल दिया कि भाई साहब हमने एक रिकॉर्ड ट्रैक आउट किया कि भाई किसका किसका लाइसेंस जो है ना वो होता है। अब ये कस्टमर के साथ एक एंगेजमेंट फील हो गया। आप जब खाली मतलब की बात करोगे तो लोग फोन काट ही देंगे ना, और वो भी वही करते हैं। 10 बजे से फोन टक 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 करते लगते हैं, शाम तक 250 कॉल करते हैं और गाड़ी एक भी नहीं आती है। और कई बार क्या होता है कि
आदमी पर्टिकुलर जगह से जला हुआ होता है कि भाई लास्ट टाइम दिया था गाड़ी, वहाँ पे सर्विस ठीक की नहीं हो रही थी, तो वो तुमको वैसे ही भाव नहीं दे रहा है। तो रादर देन उसको कनेक्ट किया कि सर आपका है, आपने काफ़ी टाइम से नहीं दिया, क्या रीज़न है, हमारी तरफ से कुछ तकलीफ हो गई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो क्या होता है कि वो बोलता है यार मैं लास्ट टाइम दिया था गाड़ी, तुमने धोके वापस दे दी। अब कई बार क्या कस्टमर एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता, वो बोलता है ठीक है इस बार तुमने बेवकूफ़ बनाया, अब बार बार नहीं बनूंगा। आप वहाँ पे उसको एपोलॉजी दे के वहाँ पे करके सर आप भेज दीजिए, मैं आपको फ्री सर्विस कर देती हूँ, ये करवा लेता हूँ, और वहाँ पे हो जाएगा कि सर आपको यहाँ पे था तो आपको हमको बता देना चाहिए था, तो हम इसके ऊपर स्टेप ले सकते थे। ऐसा करके कुछ भी करके आप कस्टमर को रिटेन कर सकते थे। अभी कस्टमर आपके वहाँ तो हट के दूसरी जगह पे जा रहा है। हम लोग अभी वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो कॉल के अंदर में जब कॉल शुरू हो रहा है तो मैंने एक अप्रोच किया। अप्रोच करने के बाद मैं नीड आइडेंटिफाई करता हूँ। नीड आइडेंटिफाई करके मैं अपनी प्रोडक्ट को पोजीशन कर रहा हूँ। प्रोडक्ट पोजीशन करता हूँ तो सामने वाले के उसमें कुछ डाउट होता है, कुछ उसके ऑब्जेक्शन होते हैं, वह उसका निराकरण लाया, क्लोजिंग किया और फॉलोअप किया। सो दिस इज़ आपकी सेल्स की साइकिल बन जाती है। अब सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ होती है वो होती है कस्टमर को कनेक्ट करने में। जो हमारा स्टेप आता है हम बोलते हैं रैपो बिल्डिंग। और जहाँ पे आपने और मैंने देखा है कि मैंने एक रैपो बिल्डिंग में बहुत बड़ा अपना सेशन भी डिज़ाइन से इस चीज़ लिए किया था कि रैपो बिल्डिंग आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी। कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, किसी भी किस्म की सर्विसेज बेच रहे हो, किसी भी किस्म का सेल्स कर रहे हो, अगर कस्टमर आपके रैपो में नहीं आएगा तब तक वो फिर आपकी प्रोडक्ट पे, सर्विस पे, कहीं पे भी नहीं जाने वाला है। तो रैपो बिल्डिंग क्यों ज़रूरी है और कैसे की जाए उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करिए। उससे पहले जो जहाँ से एक सीक्वेंस में जो है ना छूट चुके हैं, मैं बताता हूँ कि शुरुआत में कॉल जो है ना आपको वेरिएशन लाना पड़ेगा, आपको ना आइस ब्रेकिंग करना पड़ेगा। जब तक आप आइस ब्रेकिंग नहीं करोगे, एक जैसा ही ओपनिंग करोगे ना, तो आपका कॉल चलने वाला नहीं होगा। तो सबसे पहले वो किया। उसके बाद में ना पर्पस ऑफ कॉल, कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉल जो है ना वो सेट करना बहुत जरूरी है। जब तक वो कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेट कॉल जो है ना आपका एस्टेब्लिश नहीं हुआ, उसके बाद जो कॉन्टेक्स्ट सेट किया उसकी कंसिडरेशन में कस्टमर का क्लेरिफिकेशन जब तक नहीं आ जाए ना, तब तक हम नाइस एनालिसिस पे, रेपो बिल्डिंग पे नहीं जाएंगे। और रेपो बिल्डिंग में भी मैंने एक नया इनोवेशन किया है सर। रेपो बिल्डिंग को मैं जो है ना रिलेशनशिप बिल्डिंग बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी एक सेल्स वाले को कभी भी कोई ट्रेनिंग दी जाती है ना, तो वो रेपो बिल्डिंग का मतलब क्या समझता है कि कॉमन ग्राउंड पे बात करना। तो कॉमन ग्राउंड पे बात जब करता है ना, तो कस्टमर जो सेल्स पर्सन है ना, वो जीवा के अग्रभाग से बात करता है। तो जब जीवा से अग्रभाग से जब बात करता है ना, तो सामने वाले कस्टमर को कान तक ही जाती है बात। मगर रिलेशनशिप बिल्ड जो है ना, वहां पर जो है ना दिल से दिल की बात होती है। तो वहां पर मैं एक आपको एग्जांपल शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप ओमकारेश्वर से हो, तो नॉर्मली एक जो है ना, एक जो सेल्स पर्सन होता है, जो प्रोसेस सेल्स पर्सन होता है, उसको रेपो बिल्डिंग जो सिखाया जाता है ना, वो ऐसा करता है, अच्छा आप ओमकारेश्वर से हो, अरे वाह वाह, मैं भी आया था, मैं भी घूमने आया था, या तो मैं घूमने आना चाहता हूँ, वैसा। मगर मेरा यहाँ पर जो है ना थिंकिंग लेवल अलग। मैंने रिलेशन बिल्ड किया। मैंने जो है ना वहां पर वॉइस मॉड्यूलेशन का यूज किया। जोरदार यार, आप ओमकारेश्वर से हो और ओमकारेश्वर, आपको तो यार कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती, और आप तो भगवान के चरणों में हो, यार कितने नसीबदार हो। रोज आपको जो है ना भगवान के दर्शन होते हैं। और देखो अभी भी मेरे रोमटे खड़े हो रहे हैं। तो जब ऐसा बोलता हूँ, और मैं सामने से जब ऐसा बोलता हूँ कि एक काम करना है, एक काम करोगे परेश भाई, कल अगर आप जाओ ना, तो मुझे गूगल पे नंबर भेजो, मेरा है ना चढ़ावा थोड़ा चढ़ा देना, और मेरी ओर से जो है ना प्रसाद चढ़ा देना, प्रार्थना कर देना। अब जो कस्टमर है जो है ना, वहां पर जो ये जो रिलेशनशिप बिल्ड हुआ, तो आपको वो 1 लाख 2 लाख 5 लाख देते भी डरेगा नहीं, क्योंकि आप पे कस्टमर है ना, वो ट्रस्ट बिल्ड कर गया कि भाई मुझे तो जानता नहीं है, पहली बार कॉल कर रहा है, और भाई साहब 501 रुपया ट्रांसफर, प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा और वहां पे जा रहा है। एग्जैक्टली वो जो ट्रस्ट बिल्डिंग होता है ना, वो जो सेल्स करने में मजा है ना, वो कहीं पर भी नहीं है। इसको लिटरली ये मत ले लेना कि जाके हर आदमी को आप 50 रुपये वहाँ पे दे रहे हो, चढ़ावा करा रहे हो। दिस इज़ वन ऑफ अ वे। नॉर्मली जो तरुण सर बताने की कोशिश करें, होता क्या है कि जैसे रेपो बिल्डिंग के तरीके में होता है, तो जब बिगिनर लेवल पे होते हैं तो मैं बोलूँगा सर आपका सूट बहुत बढ़िया है, तो बोलेंगे अच्छा है। अब हुआ कि ये सुपरफिशियल हो गया कि सूट अच्छा है बोलो वहाँ पे, पर मैं बोलूँगा सर आपका सूट बहुत बढ़िया है, आप रेगुलरली सूट ही पहनते हो या आप जैकेट या सब करते हो? तो फिर उन्होंने बातचीत शुरू किया कि फलाना जगह से मैं करता हूँ, रेगुलरली पहन रहा हूँ। तो सर आप डिज़ाइनर ये करवा रहे हो या आप तैयार ले रहे हो? तो अच्छा, तो सर अगर वहाँ पे कर रहे हो तो मेरे को आपका वो दर्जी का वहाँ पे करनी है, वो टेलर शॉप का मेरे को नंबर दीजिएगा,
सर बहुत बढ़िया फैंटास्टिक आपकी फिटिंग है, ये है, आई रियली अप्रिशिएट, और सर मैं जब जाऊंगा तो मैं आपको भी लेके जाऊंगा साथ में। बट वो क्या होता है कि आपको देखना पड़ता है कि वो कस्टमर उतना आपको स्पेस दे रहा है या आप अब स्पेस ले पा रहे हो नहीं ले पा रहे हो। अब जो आपने बोला रेपो बिल्डिंग पे, वहाँ पे तो मेरे साथ में ऐसा हुआ था कि मैं जब फार्मा में ट्रेनिंग कर रहा था तो मैं लड़के को, वो लड़का जाके सीधा विजुलेट खोल के खड़ा हो रहा है, सर ऐसा ऐसा। मैं कहूँ भाई कुछ तारीफ़ कर दे, उसका कैबिन की तारीफ़ कर दे, उसकी तारीफ़ कर दे, उसके कपड़े की तारीफ़ कर दे। अब ये बड़ौदा में हुआ किस्सा, और मैं लड़के के साथ गया तो लड़का वहाँ पे शर्ट डॉक्टर को बोलता है, सर आई वॉन्ट टू गिव यू कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट देना है तो ऐसा कॉम्प्लीमेंट कौन ऐसा बोलता है। पर वो भाई ने बेचारा नया था और उसने बोल दिया, सर आपका शर्ट बहुत बढ़िया है। तो डॉक्टर वहाँ से खड़ा हुआ, ऐसा जाके बोला ये शर्ट, उसका हाथ पकड़ा और ऐसे टच करा, और वो लड़का नया, इंडस्ट्री में नया, एक्सपीरियंस का सब 1-2 महीने का हुआ। डॉक्टर बोलता ये वाला शर्ट, तो हाँ ये 3 साल पुराना है। अब मैं, वो मेरे सामने देख रहा है, कर रहा है, तो लड़का इतना होशियार था, बोलता है सर आप टाइड यूज़ करते होंगे। मैं सर पकड़ के बैठा, मैं कहूँ रेपो बिल्डिंग अभी रुक जा, तू रुक जा। फिर यहाँ पे आता है कि रेपो बिल्डिंग है ना, अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है। रेपो बिल्डिंग सुपरफिशियली नहीं हो सकता कि जहाँ पे जाके बहुत बड़ा, सर आपका हेयर स्टाइल अच्छा है, आपके चश्मे बहुत अच्छे ही है। आपको एक जेन्यून तारीफ करनी है, जो सर ने बोला है। अगर आप ज़बान से खाली बोल रहे हो तो वहाँ पे नहीं है, आप वो फील कर पा रहे हो वहाँ पे। अब जैसे तरुण भाई, अभी हम लोग आधा घंटा 1 घंटे से बात करते, तो मैं बोलूँगा तरुण भाई यार आपके अंदर में ज़बरदस्त बदलाव आया है। पहले आते थे, आप बात कर रहे थे, और अभी के अंदर में आपका सेल्स के अंदर में एक अलग आपका एक तेवर आ गए हो। आप पहले जो बात करते थे, आप थोड़े से ठंडे ठंडे से एक वहाँ पे था, अभी आपके अंदर में एक एग्रेशन दिख रहा है। सो ये जेन्यून जहाँ पे होता है, आदमी खुद भी फील करता है हाँ मेरे में ये बदलाव है, ये चीज़ है, और वो कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करने में मदद करती है। सेल्स के अंदर में सबसे बड़ी गड़बड़ वहीं पे हो जाती है कि लग आदमी कनेक्ट नहीं कर पा रहा है और सीधा प्रोडक्ट पे जंप मार रहा है, और जब प्रोडक्ट पे जंप मार रहा है तो वो भी बोलता है तेरे प्रोडक्ट की मेरे को क्या ज़रूरत है। फिर वही होता है कि मैं सोच के बताता हूँ, सोच के बताऊंगा। वाइफ को पूछता हूँ, पार्टनर को पूछता हूँ, पापा को पूछूंगा, मम्मी क्योंकि को है ना पूछूंगा। प्रोडक्ट जो है ना, सबसे पहले जो है ना, एक कस्टमर जो होता है ना वो आपको खरीदता है, एग्जैक्टली। उसके बाद आपकी कंपनी को खरीदेगा, उसके बाद आपके फाउंडर को खरीदेगा, उसके बाद प्रोडक्ट खरीदेगा। उसको लेना देना ही नहीं हो। आप समझो कि मैं आपको, समझो मैंने MLM में काम किया है, मैं आके आपको एमवे का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ या किसी और कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप मेरे पे ट्रस्ट लेते हो, अब तब जाके एक प्रोडक्ट ले रहे हो। मैं इंश्योरेंस में आ रहा हूँ, मैं टाटा से आ रहा हूँ, बजाज से आ रहा हूँ, HDFC से आ रहा हूँ, ICICI से आ रहा हूँ, उससे कोई लेना देना नहीं। मैंने आपके साथ में आके कितना कनेक्ट किया और मैं आपको कितना पसंद आया, उसके बाद मैं कुछ भी प्रोडक्ट दूंगा वो बिकना ही बिकना है। एग्जैक्टली अभी ऐसा ही हुआ। एक जो है ना जीवन बीमा बेचने वाला इंसान मेरे पास ट्रेनिंग लेना है, बहुत काफ़ी एक्सपीरियंस था। मैंने उसको पूछा भाई तेरा प्रोडक्ट क्या है, तो वो अलग अलग पॉलिसी का नाम बोल रहा है। और मैंने उस जब अप्रोच पूछा तो वो जाके बैठ जाता है वो टेबल वेबल लेके और ये सारी। मैं बोला भाई तेरा प्रोडक्ट ये है ही नहीं, उसको पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट क्या है। मैंने बोला तेरा प्रोडक्ट ये है कि भाई 2 पति पत्नी है, अगर उसमें से एक चला जाएगा ना तो दूसरे को सहारा कौन देगा, वो तेरा प्रोडक्ट है। तब जाके उसको समझ में आया कि एग्जैक्टली मेरा प्रोडक्ट क्या है, सिक्योरिटी है, हाँ, वो प्रोडक्ट है उसका। तो लोगों को पता ही नहीं होता सेल्स में, लोग है ना ऐसे ही समझते हैं कि प्रोडक्ट, और फिर वो है ना प्रोसेस सेल्समैन की जो है ना एक स्क्रिप्ट दी जाती है, वो हिसाब से ओपनिंग करता है, वो हिसाब से रेपो बिल्डिंग करता है, वो हिसाब से वो जो है ना कस्टमर का वो ऑब्जेक्शन हैंडल करता है, वो हिसाब से वो क्लोजिंग करने की ट्राई करता है, और उसमें बेचारा फंस जाता है और लॉ ऑफ एवरेज में उसको काम करना पड़ता है कि 100 में से है ना 0.5, 0.7, 0.8 या तो 1%, 2% का जो क्लोजिंग, एग्जैक्टली वो सेल्स है ही नहीं, वो तो गधा मजदूरी हो गई। वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो आप। यस। और उसमें से कहीं पे लग गया तो तीर है, नहीं तो तुक्का है वहाँ। ऐसा ही हो रहा है ज्यादातर। अगर आप अभी मार्केट में देखने जाओगे ना तो सारे प्रोसेस सेल्समैन बनाए जा रहे हैं, और उसमें कंपनी की गलती नहीं है। कंपनी को पता है कि ये सारे लोगों को अगर प्रोसेस सेल्समैन बनाया गया ना तो इतना तो मिल ही जाएगा, कंपनी को मिल जाएगा, कंपनी को मिल जाएगा, मगर कंपनी को मिल जाएगा, मगर उसमें कंपनी के लिए भी बहिस्तान है, क्योंकि एक जगह पर आके मार्केट सैचुरेट हो जाएगा। इसमें जो मैं ट्रेनिंग में रहा हूँ तो मैंने गैप देखा है कि आपने जो बोला ना, ये बिगिनर के लिए परफेक्ट है, ये प्रॉपर है। हाँ, भाई आया, मैंने बोला पढ़ा, गलती हाँ, नहीं है। हाँ, स्क्रिप्ट पढ़ा है, पर इसके बाद के डेवलपमेंट प्लान जो है ना वो है ही नहीं। जो जैसे आप आए थे तो हमने वहाँ पे एक ट्रेनिंग दिया कि भाई हाँ इसको ओपनिंग बोलते हैं, इसको क्लोजिंग बोलते हैं, इसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बोलते हैं, ये सारा चीज़ सिखाएगा। फिर उसके बाद ऊपर का आता है जहाँ पे स्क्रिप्ट क्या आ रहा है, फिर स्क्रिप्ट कैसे एग्जैक्टली बोली जाती है, उसकी टोनालिटी क्या होती है, भाव क्या होता है, किस तरह से डिलीवर होती है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है साइंस ऑफ सेलिंग के अंदर में, तो जहाँ पे हम लोग अलग अलग सेल्स के सेगमेंट में जाते हैं।
तो क्या होता है कि आप एक साथ में तो पूरा सेल्स आप घुट्टी पिला के पिला नहीं सकते हो, तो धीरे धीरे तो एक अगर सिक्वेंसिंग में डेवलपमेंट प्लान होता है ना कि भाई ये वाला सीख लिया, 2 महीने बाद ये, 3 महीने बाद ये, 4 महीने बाद ये, तो क्या होता है कि आदमी डेवलप भी हो पाता है और वो सेल्स बार बार मार्केट में जाके करेक्ट करके वापस भी आ रहा है, तब जाके आता है। मेजोरिटी कंपनी क्या होती है, वो शॉर्ट टर्म गेन के अंदर में कर रही है कि इस साल में 300 करोड़ चाहिए, 300 करोड़ मिल गए, गोली मारो। हमको फिर वो डेवलपमेंट प्लान, वो आगे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमको लेना देना नहीं। इंडिया में बहुत सारे आदमी हैं, ये जाएंगे तो 4 और आएंगे, और उसी के चक्कर में कहीं ना कहीं आगे दौड़ पीछे छोड़, आगे दौड़ पीछे छोड़ चल रहा है। रेपो बिल्डिंग पे और आगे बात करते हैं। रेपो बिल्डिंग के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? रेपो बिल्डिंग जो है ना, मैं बोल रहा हूँ आपको कि रेपो बिल्डिंग की जगह रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए। रिलेशनशिप बिल्ड में जो है ना, तरीके क्या है कि एग्जैक्टली कस्टमर आपके पास किस चीज़ के लिए आया है और वो कौन से टाइप का आदमी है, जहाँ पर उसका जो है ना, क्योंकि हर एक लोकालिटी पे हर एक एज और हर एक चीज़ को है ना आपको रिवर्स कैलकुलेशन में देखना पड़ेगा। ज़्यादातर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि हमारे इंडिया में जो है ना, लोगों की जो है ना आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। मैंने जो सेल्स में आने के बाद, जो मैं आपको भी बोलता था, मैंने सेल्स में आने के बाद एक चीज निकाली कि सेल्स में जो है ना, इंडिया के लोग डिसीजन मेकिंग यूनिट कैसे करते हैं। तो मेरा फॉर्मूला है एरी, AIRII। ओके, तो मैं आपको बताता हूं जो है ना ये फॉर्मूला क्या है। ए स्टैंड फॉर अट्रैक्शन, क्योंकि है ना इंडियंस जो है ना इमोशन के साथ होते हैं। आई स्टैंड फॉर इन्फ्लुएंस, उसके बाद आर स्टैंड फॉर रिक्वायरमेंट, और उसके बाद जो है ना इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद इमिटेशन। तो ये चीज मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा एक ही एग्जांपल देता हूं। तो अट्रैक्शन यानी इमोशन, मैं शादी के साथ उसको जोड़ता हूं, क्योंकि आप भी जो है ना शादीशुदा है ना, तो आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे। मैं तो दुखी पतियों का जो वहां पे एसोसिएशन, उसका प्रेसिडेंट हूँ। तो लोग है ना आज जो है इंडिया में एक पात्र के साथ है ना अट्रैक्शन होता है और शादी हो जाता है। दूसरा क्या है, इन्फ्लुएंस। तो इन्फ्लुएंस आपके माँ बाप का नहीं है, इन्फ्लुएंस आपका पड़ोसियों का है और आपके रिश्तेदार का, दोस्तों का। बेटा बड़ा हो गया, शादी करना पड़ेगा। बेटी बड़ी हो गई, उम्र जा रही, सबकी हो गई, तेरी बाकी रह गई है। फिर रिक्वायरमेंट कि भाई घर में जो है ना माँ बूढ़ी हो चुकी है, काम नहीं कर सकती है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आता है। फिर इंस्ट्रक्शन, माँ बाप बोलते हैं शादी करना पड़ेगा, तो इंस्ट्रक्शन आ गया। और फिर इमिटेशन का मतलब क्या है, अनुकरण, यानी सबने की तो मैं भी कर ली, पर पता नहीं मेरे को क्या पता नहीं है। तो ये है ना डिसीजन मेकिंग यूनिट। जब आप सेल्स में जब समझते हो ना कि एग्जैक्टली आपका कस्टमर, जो सोशल मीडिया से आपने जो रिसर्च किया ना, वहां आपको ये गेम पता चल जाएगा कि ये कौन से जो है ना कौन से एरिया में फिट होगा। तो वो हिसाब से अगर आप अप्रोच करोगे ना, देन जो है ना सेल्स आपके लिए है ना चुटकी बजाने वाला खेल हो जाएगा। ये जो है ना, जो सर बोल रहे हैं, ये आप एक ओवर पीरियड समझते हो सकता है अभी जो बोला है ना, आपको लगे यार ये तो ऊपर से जा रहा है, बट आपको बस इसको पकड़ के रखना है, बार बार सुनना है। ओवर पीरियड जब जा रहे हैं तो कस्टमर का कोई भी प्रोडक्ट का एक बाइंग होता है, वो बाइंग का भी एक सिग्नल दे रहा है, तो आपको वो पकड़ना पड़ेगा। अच्छा, मैं इस तरीके से बात करता हूँ तो इस टाइप के कस्टमर ज़्यादा आते हैं, इस तरीके से बात कर रहा हूँ तो इस टाइप के कस्टमर मेरे को इग्नोर कर रहे हैं। तो आप जब सेल्स करते हो, सेल्स कभी स्कूल में, कॉलेज में या ट्रेनिंग क्लास में नहीं सीखा जाता, सेल्स समझ में आता है। फिर जब आप कस्टमर के साथ में भीड़ रहे हो, कस्टमर के साथ में इंटरेक्शन कर रहे हो, तब आपको पता चलता है कि अच्छा कस्टमर ऐसा भी करता है, ऐसा भी करता है, ऐसा भी करता है, अब मेरे को पोजीशनिंग ऐसे भी करनी पड़ेगी, ऐसे भी करनी पड़ेगी, तब जाके गेम बनना शुरू होता है और सेल्स शुरू होता है एग्जैक्टली। तो एक चीज़ है कि सेल्स से कभी वो घबराने का बात नहीं है। सेल्स सीखो, क्लासरूम में सीखो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो, ढेर सारा रिसर्च करो और फिर उसको इम्प्लीमेंट करो। जितना ज़्यादा इम्प्लीमेंट करोगे, जितना ज़्यादा मार खाओगे, जितना ज़्यादा कस्टमर इंटरेक्शन रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपको खुद को सेल्स करना आ जाएगा। सबसे बड़ा वही है कि जो है ना ट्रेनर आपका ट्रेनर नहीं है, कस्टमर आपका ट्रेनर है। ये मेरा डायलॉग है। तरुण भाई का सबसे बड़ी खासियत ये थी, जब सेल्स के उसमें आते थे ना, उन्होंने इम्प्लीमेंट करने में कभी भी कोई नखरे नहीं दिखाए। उनके सवाल भयानक रहते, और सवाल यानी वो टिपिकल एक इंजीनियर वाला आदमी होता है ना, इंजीनियर सवाल पूछे बगैर काम नहीं कर सकता है। तो तरुण भाई के वो सवाल रहते थे। और जब कोई आपके पास ऐसा स्टूडेंट आता है जो गांव के बाहर के, सब्जेक्ट के बाहर के अजीब किस्म के क्वेश्चन जब पूछ रहा है ना, तो एज अ ट्रेनर भी हमको फ़ायदा होता है कि हमको हमारा रिसर्च बढ़ाते हैं, हमारा खुद का सेल्स का पोर्टफोलियो बढ़ जाता है। अपने आगे चलते हैं इसमें, जहाँ पे हम लोग अभी भी रेपो बिल्डिंग पे बात कर रहे हैं। रेपो बिल्डिंग अगर मैं नहीं कर रहा हूँ और मैं सीधा प्रोडक्ट पे जाता हूँ तो क्या नुकसान है?
देन सेल नहीं होगा, कोई हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि जब तक है ना आपका कस्टमर के साथ ट्रस्ट ही नहीं होगा ना, वो नहीं लेगा। क्योंकि अब मैं आपको एक ही एग्जांपल देता हूँ, मैं जो मेरे पास ट्रेनिंग लेने आता है उसको भी वही एग्जांपल देता हूँ कि भाई साहब अगर आप केला भी लेने जाते हो, आज 50-60 रुपये डजन केला आता है, तो क्या करते हो, उलट पुलट के देखते हो ना। तो पहले आदमी आपको चेक करेगा, और कभी कभी तो कस्टमर आपको रियली चेक करेगा, चेक ही ऐसा कर रहा टेस्ट होता है। करेगा ना कि भाई साहब ये आदमी जो है ना सही है नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं कोई चीज ले रहा हूं तो ये पीछे से मुकर तो नहीं जाएगा ना। तो जब तक वो टेस्ट नहीं कर लेगा ना, तो कई बार तो है ना आपको ऐसी टेस्ट देना पड़ेगा। ये जैसे बात किया ना, इंटरनल एक्सटर्नल कस्टमर आपको टेस्ट करते हैं, तो जहाँ के आप चैनल पार्टनर थे वहीं के ही एक आप ही के नाम के दूसरे चैनल पार्टनर थे। और जब मैं नया नया आया, अब उनको क्या था कि एक चीज़ पता चल गई, यार ये कंपनी में किसी को भी उठा के कोई भी भेज दिया जाता है और फिर हमको झेलना पड़ रहा है। तो वो ऑलरेडी उनके साथ में कुछ हो चुका था कि सो कॉल ट्रेनर बताया गया, वो उनके कॉल सेंटर के एम्प्लॉय थे और वो कुछ ना कुछ करवा रहे थे। अब मैं एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बैकग्राउंड से आया हूँ, तो मैं पहुँचा और भाई साहब ने वहाँ पे ऑफिस में विशु वाली ऑफिस में बैठाया, और वहाँ पे हुआ कि इन्होंने तुरंत ही एक तीर छोड़ दिया कि अभी ये हमारे भाई साहब हैं, उनके पार्टनर थे, कि आपको परेश भाई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं और आपको प्रोडक्ट नहीं लेना है, आपको सारे ऑब्जेक्शन उनको देने हैं। और वहाँ पे मैं कहा ये क्या नाटक है करके। अब हुआ क्या कि एज ए ट्रेनर तुम्हारी इज्जत दाव पे लग चुकी होती है, और कई बार ये होता भी है कि सर आप मेरे को बेच के दिखाओ, ये करके दिखाओ। हालांकि वो गेम में घुसना नहीं होता है कभी भी, क्योंकि हो गया यार कि वो बार बार प्लेटफॉर्म चेंज करता रहेगा। तो मैंने बोला देखो ट्राई तो कर सकते हैं, तो मैंने बोला चलो शुरू करते हैं, और करना शुरू किया। अब मेरे पास भी उस टाइम पे लिमिटेड नॉलेज था, मैं भी नया नया उनका प्रोडक्ट वोडक्ट अंडरस्टैंड करके आया ही था, तो चल रहा है। बट अपना वो सेल्स के कॉन्सेप्ट क्लियर थे। प्रोडक्ट कुछ भी हो, इंश्योरेंस हो, MLM हो, कुछ भी हो, अपने को वो इंटरेक्शन करना आता है। तो मैंने उनको प्रोडक्ट के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके बिजनेस के प्रॉब्लम उसके बारे में बात कर रहा हूँ। करने में भावनाओं में बह गए, तो ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम बोला, तो ऐसा बोलना शुरू हुआ। तो मैं फिर प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आप उसको सॉल्यूशन क्या ला रहे हो, कैसे कर रहे हो? तो क्या मैंने सर ये भी ट्राई किया है, ऐसा भी कर रहा हूँ, वैसा भी कर रहा हूँ। तो फिर उसका रिजल्ट क्या है? तो सर रिजल्ट कुछ आ ही नहीं रहा वहाँ पे करके। तो मैं तो अभी आपका माइंड का स्टेट क्या है, कन्फ्यूज़न वाला है, फ्रस्ट्रेशन वाला क्या है? सर कन्फ्यूज़न वाला ही है, पर अगर नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। मैं को अगर मैं आपको फ्रस्ट्रेशन से निकाल दूँ तो कैसा रहेगा? तो क्या सर बताइए। और वो क्या हुआ था उस रोल प्ले में, वो सच में तब तक अपना वो प्रॉब्लम शेयर करके बैठ चुका था। तो मैंने बोला कि सर इसके लिए खाली आपको 36,000 प्लस GST देना है, तो क्या दे दिया। तो मैंने उनके सामने बोला, मैं सर आई लव यू और वो वहाँ पे हुआ, अरे आपको नहीं लेना था, आपको मालूम तो था। तो क्या सर वो सवाल पूछते रहे, तो मैं वो रोल में से बाहर आ गया। वैसा ही कस्टमर भी आपके साथ में करता है कि कई बार क्या होता है, जैसे उसको भनक पड़ी कि आप सेल्स करने आए हो, तो तुरंत रजिस्ट करना शुरू कर देगा, डिफेंसिव हो जाएगा। उसको बोलेगा नहीं ये बेच रहा है। पर आपने उसको जब कनेक्ट करना शुरू किया, और तरुण भाई ने एक बहुत बढ़िया वर्ड यूज़ किया, ट्रस्ट जीतना। मैं हमेशा रेपो बिल्डिंग में बोलता हूँ कि रेपो बिल्डिंग का आपका मकसद होता है या तो वो आपको लाइक करना शुरू कर दे, या तो आपको प्रोफेशनली रिस्पेक्ट करना शुरू कर दे, या ऐसा कुछ हो जाए जो ट्रस्ट बिल्डिंग पे आ जाए कि यार बात इसने सही बोला, यानी ये लड़का सच बोलने की हिम्मत रखता है। मैंने जितने भी जहाँ पे भी मैंने काम किया, जब मैं रेपो बिल्डिंग कर रहा हूँ, इवन भले मेरे इंटरनल है एक्सटर्नल है जो भी कर रहा हूँ, तो उस केस के अंदर में क्या हो जाता है, लोग ये भूल जाते हैं कि रेपो बिल्डिंग किया नहीं है और सीधा वहाँ पे गाइडेंस देना, इंस्ट्रक्शन देना या सलाह देना शुरू कर देते हैं, और वो आपके लिए प्रोफेशनली राइट नहीं होता है। इट इज़ नॉट अबाउट द ओनली सेल्स और कस्टमर की बात कर रहे हैं, इवन ऑफिस के अंदर में है, इवन आपके फेलो एम्प्लॉयज़ के साथ में है, जहाँ पे आपने रिस्पेक्ट अर्न नहीं किया और आप सलाह दे रहे हो या आप कुछ भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो या कोई भी आइडिया शेयर कर रहे हो, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने ये रेपो बिल्डिंग वाला स्टेज क्लियर कर लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। उसको मैं एक दूसरे हिसाब से, मेरे पास दोस्त भी सेल्स करने सीखना आते हैं ना, तो मैं उसको सिखाता हूँ कि भाई साहब अगर आप समझो एक लड़की के बाप हो और आपका स्टेटस लेवल यहाँ पर है, तो आप कौन सा रिश्ता देखोगे? नीचे वाला? हाँ, तो ना नहीं करेंगे। या तो आप है ना सेम लेवल वाला जो है ना वो रिश्ता करोगे, या तो ऊपर वाला। तो ये सारी चीज में है ना, सेल्स पर्सन जो होता है ना, उसको अगर कस्टमर ने भांप लिया कि ये तो मेरे डाउन लेवल वाला है, तो वो आपसे रिश्ता जोड़ने वाला नहीं, आपसे सेल्स होगा नहीं। अगर उसको लगेगा कि सेम जो है ना लेवल का है, या तो ऊपर वाला लेवल है ना, तभी आपका सेल्स होगा। और वो जो है ना, आप सीनियर
बोल के नहीं बता सकते बता नहीं सकते। वो आप जो वर्ड यूज करते हो, आप जो परिभाषा बोलते हो, आप जो टर्मिनोलॉजी करते हो ना, उससे जो है ना वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। तो कस्टमर को पता चल जाता है कि भाई साहब ये प्रोडक्ट है ना, इसके पास क्यों लेना चाहिए, क्योंकि भाई ये सारी चीज। तो मैंने ऐसे ही किया है, 950 करोड़, 3000 करोड़, 1200 करोड़ की कंपनी के साथ जब ये सेल्स कर रहा था, तो मैंने तो कभी, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि 950 करोड़ में है ना कितने सुनी आते हैं ना, वो भी मुझे पता नहीं था। और जब मैंने ये सेल्स किया तो कस्टमर को, जो 950 करोड़ वाला कस्टमर था, उसको लगा कि नहीं भाई ये इसका लेवल ऊपर है। तो आप जो है ना, जो बोलते हो, जैसे मैं बोलता हूं ना कि भाई भगवत गीता में भी कहा गया है वैसे ही है कि भाई सेल्स में कस्टमर, और घर में आपके बच्चे, और जो है ना आपके, अगर आप जॉब कर रहे हो तो एम्प्लॉय, वो जो है ना आप जो बोलोगे ना वो नहीं करेगा, वो जो आप करोगे ना उस पे काम करेगा। तो जब कस्टमर भी जो है ना, जब आपकी टर्मिनोलॉजी से जो ना वो प्रभावित हो जाएगा, वो प्रभुभावित कब होगा, जब आपका लेवल जो है ना वो ऊपर रहेगा। वो मन वचन कर्म से आपको एक दिखाई देगा, तो वहां पे आपके साथ में जुड़ेगा। इनफैक्ट जो आपने बोला ना प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा, तो मैं वहीं पे आ रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि जब प्रोडक्ट लेके जा रहे हो तो ये प्रोडक्ट महंगी है, महंगी प्रोडक्ट है ही नहीं। अब मैं जिस बात करूँ कि जब मैं एमएलए में था, तो जब एमवे में काम कर रहा था, तो ग्लिस्टर करके टूथपेस्ट आया करता था, तो उस टाइम पे 115-16 रुपये का था, और मार्केट में उस ज़माने में 30-40 रुपये का मिल रहा था। तो जब वहाँ पे लोग जब बेचने जाते थे, मैं हमेशा देखता था यार ये टूथपेस्ट है, मस्त है, ये है, वो है, दांत चमकते हैं, वो चमकते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, और वो शेयर कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कितना अच्छा, ऐसा है, अच्छा है, फॉरेन की कंपनी बढ़िया है, हाँ बोलो 115। अरे पागल हो गया क्या, मेरा बबुल का 3 टूथपेस्ट आ जाएगा, इसका तो 4 टूथपेस्ट आ जाएगा, इसका तो 2 टूथपेस्ट आ जाएगा। तो वो कंपैरिजन शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब आप वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, और वैल्यू क्रिएट कहाँ पे करना है, जो उसकी प्रॉब्लम है उसके साथ में। तो मैंने अप्रोच चेंज किया, मैंने वहाँ पे जाके करना शुरू किया। मैं भाई ये अभी जो टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हो, वो करने के बाद भी अभी भी आपको दांतों में क्या चैलेंज रह रहे हैं। तो बोले कि झंझनाहट हो रही है, ब्लीडिंग आ रहा है, अभी भी मुंह से स्मेल आती है, गम्स में प्रॉब्लम है। तो ये करके मैं कहूँ ये कितने सालों से यूज़ करो, तो ये करके अगर मैं कहूँ इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले, और श्योर सॉल्यूशन मिले, 100% मनी बैक गारंटी के साथ में मिले, कि आप 30% प्रोडक्ट यूज़ करो, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिले, आप मेरे को वापस दे देना, मैं आपको पूरा पैसा वापस दूंगा। जीएसटी गवर्नमेंट ने दिया, जीएसटी मैं अपने जेब से दूंगा, तो आप लेना चाहोगे, लो। फिर कुछ वहाँ पे मैं कोई समझा ही नहीं रहा हूँ कि इसके अंदर में साइलोडेंट है, इसके अंदर में वो है, इसके अंदर में फलाना है, इसके अंदर में वो है, इसके अंदर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, कोई बात नहीं हो रही, सीधा दिया और वहाँ पे हो गया। नॉर्मली कस्टमर जो सबसे बड़ी गलती कर रहा है, वो फीचर सेल करने में शुरू करता है, और वहाँ पे हमको सेल करना है बेनिफिट जो प्रॉब्लम के साथ में हो। थोड़ा सा इस पर आप प्रकाश डालिए कि हाई टिकट है, कोई भी हाई टिकट की प्रोडक्ट है, तो हाई टिकट की प्रोडक्ट में प्रॉब्लम निकलवा के उसके साथ में आपकी प्रोडक्ट की फीचर कैसे कोई एग्जांपल के साथ में कर पाओ, तो बहुत बढ़िया है। ज्यादातर जो है प्रोसेस सेल्समैन क्या वैल्यू क्रिएशन के नाम पे क्या करता है पता है, लॉजिकली बाइफर्केशन करता है कि मेरा प्रोडक्ट 3 लाख का है, और जो है ना मेरा प्रोडक्ट 1 साल का है, तो 3 लाख डिवाइड बाई 365, यानी कि आपको तो एक एम्प्लॉय के उसमें पड़ रहा है। तो वो वैल्यू क्रिएशन नहीं हुआ, क्योंकि कॉस्ट कटिंग करवा रहे हो, वो तो कॉस्ट है। वहां पर है ना कस्टमर का इमोशन क्या है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि हर एक सेल्स में है ना 3 स्टेप होता है, नंबर 1, 2 और 3। नंबर 1 में जो कस्टमर आपके पास पहले जब आता है ना, तब जो बोलता है ना वो चीज होती है, वो एग्जैक्टली होती नहीं, एक्चुअली होती नहीं है, एक्चुअली नहीं होती, उसको भी आइडिया नहीं होता, उसको भी आइडिया नहीं होता, वो निकलवाना पड़ता है। एक्चुअली मैं आपको जो बोल रहा था ना कि सॉल्यूशन देते नहीं हमको वो उसकी प्रॉब्लम निकलवाते हैं हम, एज अ कंसल्टेंट, एज अ सेल्स पर्सन हम निकालते हैं। तो पहला स्टेप जो होता है ना वो ये होता है कि भाई साहब है ना वो जो चीज लेके आना वो एग्जैक्टली है ही नहीं। दूसरा स्टेप है ना, वहां पर शायद कुछ हो सकता है, मगर अगर तीसरे स्टेप पे आप चल गए ना तो सेल पक्का ही है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, कोई कस्टमर कुछ भी नहीं करेगा। वो मेन जो है ना वो वैल्यू क्रिएशन कहां से आएगा, इमोशन से आएगा। तो इमोशन वाली बात जो है ना कि इमोशन के साथ जब वैल्यू क्रिएट करोगे, यानी इमोशन और लॉजिक दोनों जब मिल जाएगा ना, तो ऑब्जेक्शन का कोई चांसेस नहीं देता। तो वैल्यू क्रिएशन कैसे होगा, अगर मैं आपको एक चीज बताता हूं कि वैल्यू क्रिएशन ऐसे होगा, 2 चीज मैं एग्जांपल देता हूं कि मैं जब 3 लाख वाली प्रोडक्ट बेचता था, तो मैं कस्टमर को कभी भी, हमारी कंपनी में ना 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख 60,000 ऐसा प्रोडक्ट था, मैंने कभी भी जीवन में है ना 2 लाख, 1 लाख 60,000 वाला प्रोडक्ट कस्टमर को बताया ही नहीं। यहाँ तो जब है ना सारी चीज निकल जाती है ना, तो फिर मेरा जो कंसल्टेंट होता है वो क्या करता है, सर हमारे पास 3 लाख वाला भी है, 2 लाख वाला भी है, 1 लाख वाला भी है, कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन है। तो कस्टमर क्या बोलता है पता है, मुझे एक काम कर, जमीन पे बिठा दे,
और 20,000 में हो सकता है। हाँ। तो वहां बार्गेनिंग आ गया। क्यों बार्गेनिंग? क्योंकि क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन नहीं है। तो वहां पर मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं। मैंने उसको पूछा, भाई साहब आप किसके साथ बैठना चाहोगे? कस्टमर आप पूछेगा यानी किसके साथ बैठना चाहोगे, यानी कि 1-2 लाख वाले के साथ बैठना चाहोगे या 100 करोड़ वाली कंपनी के साथ? किसी ने भी कभी भी मुझे बोला ही नहीं कि भाई फुटपाथ पे जो है ना पानी पूरी वाला बेचने वाला है ना, वो भी आपको वही बोलेगा, क्योंकि उसकी एस्पिरेशन है अलग है। 100 करोड़ वाले के साथ बैठने वाली उसको एस्पिरेशन है। तो वहां पर वैल्यू क्रिएशन ऐसा होता ही नहीं है। दूसरा वैल्यू क्रिएशन जब है ना, कि वैल्यू क्रिएशन है ना कस्टमर के इमोशन के साथ होता है, कि जब कस्टमर के इमोशन क्या है, और वो इमोशन निकालने के लिए आपको रिवर्स प्रोडक्शन में सवाल पूछना पड़ेगा। और जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे ना, तब तक आप वैल्यू क्रिएट ही नहीं कर पाओगे। मैं अभी एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ, इसी आपके बात से याद है। तो एक मुंबई के बिल्डर है, तो मेरे को एक हमारे ब्राह्मण ग्रुप में मिल गया और वहाँ पे ऐसे बातचीत हुआ। तो देन से अरे मैंने आपका प्रोफाइल देखा, आपका वीडियो भी दिखाए, सो ये अच्छा लगा मेरे को। तो मैंने बोला चलो बातचीत करते हैं। तो बातचीत शुरू हुई। तो उसने बोला कि आप कंसल्टिंग करते हो तो क्या इससे सही में फ़ायदा होता है नहीं होता है? तो मैं कहूँ इस पे बात करते हैं चलो। एक तो अभी तुम बात कर रहे हो तो बात छेड़ रही है तो करते हो। तो मैंने उसको पूछा कि क्या है आपका कंपनी का साइज़, क्या है कैसे? तो 500 करोड़ का है, सब कुछ सेटल है। तो ही वॉज लाइक કે પરેશભાઈ 500 કરોડની કંપની થઈ ગઈ છે, આપણે અહીંયા છીએ, ગુજરાતમાં છીએ, મુંબઈમાં વસ ગયા છીએ, ऐसा करके सारी बातचीत किया और कि मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो मैं कहूँ आपको कभी 1000 करोड़ कंपनी करने का या 5000 की करोड़ कंपनी का थॉट आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या है? कभी सोचा ही नहीं है। मेरे को अगर मेरी एक मीटिंग से आपके अंदर में ये सोच भी डेवलप हो जाए तो कैसा रहेगा? सोचा और फिर बोलता है आपका आधार कार्ड का फ़ोटो भेजो, मैं आपको टिकट भेज रहा हूँ। और बाकायदा भाई ने टिकट भेजा, वहाँ पे गए, पैसा एडवांस भी आया कि भाई आ बैठ बातचीत करते हैं, और फिर वहाँ पे आया। और हमने कोई बात नहीं की है, हमने सिंपल ये बताया है कि वो वही 5Y 1H सिंपल ये फार्मूला पे गए, कहाँ पे हो और अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, करोगे तो कैसे करोगे, फिर स्वॉट एनालिसिस कराए, स्वॉट एनालिसिस से आगे फिर गोल सेटिंग किया, काम हो गया। आज वो आदमी अभी यानी जो बोला है कि मेरी जो पहले 10-20 साल में जो ग्रिप थी उससे मैं डबल चीज़ों पे कंट्रोल मेरा आ गया है और मैं अभी तेज़ी से और फास्ट काम कर रहा हूँ। तो क्या सर 1000 करोड़ तो मैं 2 साल में ख़त्म कर दूंगा, अब तो क्या 5000 करोड़ पे ही बात करते हैं। वो पहले 5000 करोड़ सोच भी नहीं पा रहा था, मुंह से भी नहीं निकल रहा था, अब वहाँ पे निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब आप कस्टमर के साथ बैठे हो और आप ऐसा क्या पेन पकड़ रहे हो, ऐसा क्या प्रॉब्लम पकड़ रहे हो, उसके लिए आप सुनना जरूरी है। तकलीफ क्या हो रही है, मैं बोले जा रहा हूँ और सामने वाला हाँ, पर वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा कि ये इतने सारी चीज़ें बोली, उसमें से मैं मेरा कौन सा फ़ायदा देखूँ। तो आपको एक प्रॉब्लम और उसी का ही फ़ायदा आपको दिखाना है, तो कस्टमर आपके लिए बाइंग के लिए रेडी हो जाता है। अब जो नेक्स्ट उसमें मेरा क्वेश्चन है, हाई टिकट सेलिंग में जो बड़ी महंगी प्रोडक्ट होती है, जैसे आपने बोला 3 लाख रुपए का मशीन या 60 लाख की गाड़ी या 1 करोड़ की गाड़ी बेचना है, ये गाड़ी बेचना या बड़ी प्रोडक्ट बेचना है, उसका एक अलग साइंस है। या हाई टिकट साइड में इंश्योरेंस बेचना है कि इंश्योरेंस आप गए हो और आपने बोला 10,000 का ले ले, बट मेरे को 5 लाख का प्रीमियम उससे लेना है, तो उसके पीछे का थोड़ा साइंस क्या हो सकता है? उसके पीछे है ना, आपको समझना पड़ेगा कस्टमर का माइंडसेट, कस्टमर का एग्जैक्टली वो माइंडसेट क्या है, वो क्या सोच के आपके पास आया है। जब तक वो नहीं निकलेगा ना, तब सारी चीज। और उसके लिए है ना आपको एक्टिव लिसनिंग करना पड़ेगा। कस्टमर है ना आपको बातों बातों में 4 चीज ऐसी बताएगा ना, सिग्नल देता है जो उसकी है ना प्रॉब्लम होगी। और वो सिर्फ वो 4 चीज नहीं है, उसके पीछे रीजन बिहाइंड द रीजन कुछ और है। और हाई टिकट सेल में अगर आपको ऑब्जेक्शन नहीं लाना है और अगर आपको बिना ऑब्जेक्शन के बेचना है ना, तो यही चीज फंडामेंटल सबसे, मैं आपको एक एग्जांपल के हिसाब से बताऊंगा। कस्टमर मेरे पास आया, सबसे पहले उसने बोला मुझे जो है ना मार्केटिंग में दिक्कत आ रही है। अब बंदा 63 इयर्स ओल्ड, मुझे उसने बताया, उसका जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो रहा था, तो जब नाइस एनालिसिस हो रहा था, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन जब मैं चेक कर रहा था, तो बातों बातों में पता चला कि भाई साहब राजस्थान से है, गियर बॉक्स का धंधा कर रहा है, और वो कंपनी में वो MBA ऑलरेडी MBA मार्केटिंग होके उसने वहां पर 14-15 साल डाले थे एज ए मार्केटिंग हेड। और उसके बाद मार्केटिंग हेड होने के बावजूद उसने वो ना वही कंपनी का है ना, उसने जब है ना वो एजेंसी लिया, यानी फ्रेंचाइजी लिया। अब वो कर रहा है, वो 21 साल का वो एक्सपीरियंस आदमी, और मेरे पास आया मार्केटिंग का। तो मेन जो हाई टिकट साइज में अगर वहां पर है ना, सबसे ज्यादा सेल्स कंसल्टेंट और सेल्समैन जो है ना, वो गड़बड़ ये करता है कि जैसे ही मार्केटिंग पूरा किया ना, ब्ला 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 ब्ला, हमारी कंपनी ये, हमारा प्रोडक्ट ये, हमारा ये,
Solution उसमें देना- गड़बड़- solution देना शुरू कर तो हाई टिकट साइज सेल्स ही नहीं होगा। तो मुझे पता चला कि भाई साहब वो मार्केटिंग की प्रॉब्लम कर रहा है, मगर वो पीट रहा है सर, मगर प्रॉब्लम है ना कहीं और है। तब जब बातों बातों में सारी चीज, जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जब निकाला, तो उसकी वाइफ जो है वो गवर्नमेंट में अच्छी पोस्ट पे है, दोनों बच्चे अच्छी पोस्ट पे। तो मुझे ऐसा चीज लगा कि भाई साहब ये फिर क्यों आया है, आए क्यों? ठीक है। तो उसको बातों बातों में जब बात चल रही थी, तो उसने बताया कि मुझे 1 करोड़ से 3 करोड़ जाना है। तो पहला स्टेप क्या आया कि मुझे मार्केटिंग में दिक्कत है। दूसरा स्टेप क्या है, मुझे 1 करोड़ 3 करोड़ जाना है। अब जब सारी चीज निकाल ली, तो पता चला कि भाई साहब है ना, जो माँ बाप यानी कि जो कस्टमर जो मेरे पास आया, वो उसकी पत्नी और 2 बेटे मिलके 50 लाख रुपया तो साल का वैसे ही कमा रहे हैं। अब मुझे सवाल ये आया कि भाई साहब एग्जैक्टली ये 50 लाख कमा रहा है, यानी कि हर महीने का समझो कि करीबन है ना 50 लाख डिवाइड बाय आप 12 करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना कमा रहा है। अब उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो वहां जब उसके साथ बातों बातों में जब इमोशनली जब मैंने टच किया उसको, तो पता चला कि भाई साहब जो 1 करोड़ रुपया जो कमा रहा है ना साल का, तो उससे है ना वो जो चैरिटी करना चाहता है ना वो नहीं कर पा रहा। तो पर्पस निकला चैरिटी। तो जब उसको 3 करोड़ वाली आया ना, तो पर्पस, तो एग्जैक्टली हाई टिकट साइज में है ना, आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, आप इमोशन बेच रहे हो। यानी ऐसे बहुत सारे केसेस है। ये भाई साहब की बात करूं तो ये इसको मैंने चैरिटी के लिए प्रोडक्ट बेचा। कभी कभी तो है ना आपको यकीन नहीं आएगा, घर वाली बाहर वाली के लिए भी मैंने प्रोडक्ट बेचा है। तो इसमें ऐसा है कि भाई साहब कस्टमर को हाई टिकट साइज अगर बेचना है ना, तो आप जो है ना प्रोसेस सेल्समैन की तरह वो हाई टिकट साइज नहीं बेच सकते। आपको कस्टमर का जो है ना पेन पॉइंट निकालना पड़ेगा, और वो पेन पॉइंट के पीछे का भी एक रीजन होता है, जिसको रीजन बिहाइंड रीजन बोला जाता है। मैं वो रीजन बिहाइंड रीजन बोलता हूँ, RBR फॉर्मूला बोलता हूँ। तो जब रीजन बिहाइंड रीजन आप बाहर निकालोगे ना, तो हाई टिकट साइज है ना आप चुटकियों में बेच सकते हो। और उसके लिए आपको सबसे बड़ी बात जो है ना, वो एक्टिव लिसनिंग करना पड़ेगा। नोट बनाते रहो। और मैंने कई बार जो है ना, मेरे साथ जो कंसल्टेंट जो मेरे अंडर में काम करते थे ना, तो ऐसे लैपटॉप के मैं है ना जूम पे मीटिंग कर रहा हूँ और पीछे लोग सो रहे हो, क्योंकि वो बंदा जो बोल रहा है, लोग सोचते भाई, मुझे बोलते थे सर कितना पका रहा है। मैंने उनको बोला भाई वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पकने का ही है ना, पैसा मिल रहा है। तो अगर 50 मिनट का कॉल होता था ना, तो 45 मिनट कस्टमर बोलता था, उसमें 4 चीज और उसका रीजन बिहाइंड रीजन मुझे पता चल जाता था, और 5 मिनट के अंदर है ना डील क्लोज हो जाती थी। और 1.5 लाख रुपया देके जा रहा है। 3 लाख रुपया सर, 3 लाख रुपया वाली 232 प्रोडक्ट 232 नंबर में मैं बेच चुका हूँ। सो ये जो सर बता रहे हैं, वहाँ पे कैसा होता है कि कई बार जो कस्टमर है, अब जो मेरा एक बड़ौदा का क्लाइंट था, तो उसने बोला कि मेरे यहाँ पे एट्रिशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एट्रिशन ज़्यादा है, सिंपल है, वो क्लियर है, बिजनेसमैन बोल रहा है एट्रिशन ज़्यादा है, तो मैं क्या बोलूँगा, तो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। अब वो क्या बोलेगा, नहीं ये वाला तो कर रहा हूँ काम नहीं किया, ये वाला तो कर रहा हूँ ऐसा नहीं हुआ, ये वाला भी मेरा अच्छा है। तो आप जो बोल रहे हो वो कोई काम में नहीं आ रहा है। मैंने उल्टा वहाँ पे करना शुरू किया, भाई मेरे को एट्रिशन ज़्यादा है, क्या रीज़न फाइंड आउट किए, बातचीत किया, वहाँ पे निकला करते करते तो पता चला पैकेज भी बढ़िया दे रहा है, सारी चीज़ बहुत बढ़िया दे रहा है, कंपनसेशन भी उसके अच्छे हैं, कैंटीन वैंटीन फैसिलिटी दे रहा है, चाय वाय पिला रहा है, तो आदमी छोड़ के क्यों जा रहा है। फिर मेरे को हिम्मत करनी पड़े, क्योंकि आप जब वहाँ पे एम्प्लॉय हो तो ठीक है, पर कंसल्टेंट हो तो आपको ध्यान में रखना है, कस्टमर अगर आपने कुछ बोला तो आपको छोड़ के चला जाएगा। मतलब सर आपका बिहेवियर इनके साथ में कैसा रहता है, यानी किस तरह से आप काम लेते हो। तो क्या सर इनके साथ में तो थोड़ा टफ रहना ही पड़ता है। मेरे को टफ रहना पड़ता है, ये अभी दे रहा है। मेरे को टफ रहने का मतलब क्या है, तो उसने बोला पर अभी बोल नहीं रहा कि मैं गालियाँ दे रहा हूँ, घुसे भी मार रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। बोला सर कभी अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कभी हो जाता है, या कितनी फ्रिक्वेंटली होता है, या कभी एग्रेसिव हो जाते हो। सर इनके साथ में एग्रेसिव ही रहना पड़ता है, इनको बोले नहीं, लात नहीं मारे तब तक ये सुधरेंगे, और वो फिर ओरिजिनल बाहर आ रहा है। तो मतलब सर एग्जैक्ट अभी प्रॉब्लम कहाँ पे लग रही है आपको। तो क्या यानी यहाँ आप ही बोल रहे हो तो मेरे में ही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि ये रीज़न लग रहा है। तो अगर ये रीज़न लग रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो क्या हाँ यानी आप बोलो अभी। मैं तो सर अगर आप इसके लिए सीरियस हो तो ही इस पर बात करेंगे। तो क्या हाँ, और फिर वहाँ पे आया, और पूरा जो अभी जो कंसल्टिंग क्या था मेरा होने वाला था एट्रिशन मैनेजमेंट पे, अभी कंसल्टिंग हो रहा है एंगर मैनेजमेंट पे, कि भाई तू अपना गुस्सा नहीं रोक पा रहा है, तू तेरी सॉफ्ट स्किल का प्रॉब्लम है, तू लोगों से बातचीत नहीं कर पा रहा है, तो उसको पोर्टफोलियो बना एंगर मैनेजमेंट, कस्टमर सेंट्रिक कम्युनिकेशन का,
साइकोलॉजी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एम्प्लॉयज़ एंड ऑल, और किस तरह से फिर वो कम्युनिकेट करेगा, ये पूरा पोर्टफोलियो बना के जब उसके ऊपर कोचिंग किया गया, तब जाके अभी पिछले करीबन 6-7 महीना हो गया अभी वहाँ पे उसका सुधार आना शुरू हो गया है। कि अभी लाइक थिंक 3 महीने में तो एक भी आदमी छोड़ के नहीं गया, उससे पहले 1-2 गए थे, बट जो एक लाइन लगी हुई है वो रियलाइज ही नहीं कर रहा लाइन मेरी वजह से लगी हुई है। जब तक वो रियलाइजेशन के स्टेज पे नहीं आएगा, जब तक वो एक्चुअलाइजेशन के स्टेज में नहीं आया, तब तक काम नहीं कर पाएगा। इससे नेक्स्ट में आगे चलते हैं, जहाँ पे है सबसे ज़्यादा जो डर लगता है वो आदमी को लगता है 2 चीज़ों पे सेल्स के अंदर में। एक आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे और दूसरा आता है क्लोजिंग पे। तो पहला बात करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे। सर जो है ना ऑब्जेक्शन में है ना, लोग ऐसा सीखते हैं और ऐसा सारी चीज़ कि ऑब्जेक्शन जब आता है ना तो ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए ना लोगों के पास जो है ना मेन जो है ना फंडा ही नहीं होता है, कंसेप्ट समझना पड़ेगा। 2 ही चीज हो सकती है ऑब्जेक्शन के पीछे, या तो जो है ना उसको कोई डाउट है, ठीक है, या तो जो है ना वो आपको जो है ना झांसा दे रहा है। 2 ही चीज हो सकती है, 2 के अलावा कोई चीज मैंने आज तक नहीं देखी। तो अगर उसको डाउट है ना तो डाउट क्लियर करना पड़ेगा। तो डाउट में लोग है ना हमेशा एक गड़बड़ कर देते हैं, डाउट में और झांसे में भी एक ही चीज करते हैं। कॉमनली जो है ना सेल्स पर्सन जो है ना गड़बड़ ये कर देता है, उसको एडवाइस देता है, हाँ। उसको इन्फॉर्मेशन देता है, उसको कन्विंस करने की ट्राई करता है, सॉल्यूशन देके इंप्रेस करने के चक्कर में। एग्जैक्टली वहां पर जब भी एक सेल्स वाला अगर ऑब्जेक्शन के ऊपर ये किया ना तो उसका सेल नहीं होगा। उस पर आपको रिवर्स प्रोडक्शन में है ना सवाल करना पड़ेगा। तो जब सवाल करना पड़ेगा ना, तो मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक चिराग करके मेरा जो है ना एक जेन्युइन कस्टमर, वो हमारा एक बैच था 17, 18, 19 जनवरी को 2024 को, और जेन्युइन रीजन निकला उसका। जेन्युइन रीजन ये निकला कि भाई साहब के उसके सगे भाई की शादी, और मैंने जब सारी चीज पूछती तो उसको पता चला मुझे कि भाई है ना उसको 17, 18, 19 अगर वो आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि 15 तारीख को वो भाई साहब मुंबई का और उसकी राजस्थान में जो उसके भाई की है ना वो डेस्टिनेशन वेडिंग थी, और जो 14 तारीख को शादी थी, 14 तारीख को हल्दी थी, फिर 18 तारीख को शादी और फिर रिसेप्शन था। तो वहां पर मैंने उसको एक ही चीज पूछा, जो 1-2 ब्रह्मास्त्र देता हूं मैं आप लोगों को भी। ये 2 ब्रह्मास्त्र बहुत जबरदस्त है सेल्स में, क्यों और उसके अलावा। ब्रह्मास्त्र नहीं, ब्रह्मोस देते हैं, ब्रह्मोस। तो वहां पर जो है ना मैंने उनको पूछा कि चलो ये सारी चीज हो गई, शादी के अलावा कोई आपके पास कोई और चीज है? बोले नहीं। तो जब है ना आपको कॉन्कर करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कौन सी वजह से जो है ना उसका क्या कारण है जिसकी वजह से वो मना कर रहा है, और उसके पीछे जो है ना मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूं उसकी। वो है ना एक जॉब कर रहा था, 10 साल जॉब किया, उसका ही उसने बिजनेस बनाया। जब बिजनेस बनाया तो लोगों ने बोला मत कर, और उसमें कोरोना आ गया और बेचारे का 6 लाख डेब्ट हो गया। अब उसको बातों बातों में पता चला कि 6 लाख डेब्ट कवर करने के लिए अगर उसको ये धंधा बंद करना पड़ा, खुदा ना खास्ता, तो उसको नौकरी करना पड़ेगा वापस, और उसमें उसको जिल्लत सहन करनी पड़ेगी, वापस आएगा। और वो मैंने जब बातों बातों में उसको वैल्यू क्रिएशन की बात करूं ना, तो क्वांटिफिकेशन वैल्यू क्रिएशन कैसे लॉजिकल होता है। तो लॉजिकल जब बात हुई कि भाई तू कितना महीने का कितना बचा पाएगा, तो उसने ही खुद बोला, जैसे उसके पास ही बुलवाना है कस्टमर के पास, उसने बोला कि महीने का 25,000 बचा लूंगा। अब मैंने बोला 25,000 तू महीने में बचा लेगा तो तेरा 6 लाख का डेब्ट कितने टाइम में खत्म होगा? उसने बोला 25 1 महीना, यानी 1 लाख के लिए 4 महीना, यानी कि जो है ना 1 साल में जो है ना वो सारी चीज उसने लॉजिकली वो है ना 2 साल कैलकुलेट कर लिया। अब 2 साल कैलकुलेट कर लिया, वो सारी चीज मैंने उसके पास करवा दी। अब ऑब्जेक्शन आया कि भाई मेरे भाई की शादी है। अब मैंने उसको वैल्यू क्रिएशन वहां पर किया कि 2 साल की जिल्लत या शादी का जो है ना, मैंने उसको शादी का भी बाइफर्केशन करवा दिया कि शादी कितना टाइम में होगा। बोले 4 घंटा होगा। तो अब रिसेप्शन में तो वो जाने ही वाला था, पहुंच ही सकता था। तो बस वहीं पे गड़बड़ हो गई उसको। मैंने उसको वहीं पे जो है ना गड़बड़ जो थी ना वो सॉर्ट आउट हो गई। सॉर्ट आउट क्या हो गई कि 4 घंटे की प्लेजर या 2 साल का जो है ना जिल्लत। तो बस वैसे ही क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन जो है ना, ऑब्जेक्शन के लिए आपको सवाल पूछना है। ऑब्जेक्शन के लिए जब आप एडवाइस, इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज करने जाओगे ना, कन्विंस, ऑब्जेक्शन सॉल्व आउट नहीं होगा। उसके लिए आपको सवाल ही करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा 2 चीज कि वो एग्जैक्टली जो है ना उसका कोई रीजन है, उसका कोई कारण है, या वो झांसा दे रहा है। ऑब्जेक्शन में मैं आप सबको बताने की कोशिश करूंगा कि ऑब्जेक्शन है एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है। जो ऑब्जेक्शन डाल रहा है उसी से आपको पता चल जाएगा ये टाइम पास कर रहा है या ये जेन्युइन है, और वहीं पे है आपके लिए गेम बन जाता है। अगर वो बोलता है यार आपकी प्राइस ज़्यादा लग रही है,
अगर मैंने बोला नहीं नहीं प्राइस क्या ज़्यादा है सर, ये ऐसा है मार्केट में मिला, नहीं, मैं उसको सवाल पूछूंगा। आप ध्यान रखना जो सर ने बोला है उस तरह से ऑब्जेक्शन का आंसर क्वेश्चन ही होगा। कोई ऑब्जेक्शन का आंसर दिया तो ख़त्म हो गए। सर आपको महंगा क्यों लग रहा है, क्या रीज़न की वजह से, ऐसी क्या चीज़ आपने देखी है, और फिर वहाँ से आता है वापस आप रिवर्स कैलकुलेशन करते हो और वहाँ पे आते हो कि देखो आप पैसा इसका नहीं दे रहे हो, पैसा 1 2 3 4 जो प्रॉब्लम बोले थे उसका सॉल्यूशन का दे रहे हो। क्या लग रहा है कि ये इतने पैसे में अगर ये सॉल्यूशन आपके सेट हो जाते हैं तो ये सस्ता सौदा है? तो कि हाँ लाओ पैसा, काम बन गया। वही होता है। अभी आते हैं क्लोजिंग पे, जो सबसे डरावना होता है। मेरी अगर खुद की बात करूं तो मैं जब फार्मा में था, जब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, तो मैं जाता था, बढ़िया जाके बोला, रेपो बिल्डिंग भी हो गया, सब कुछ हो गया, और जहाँ पे हुआ तो मैं प्रिस्क्रिप्शन नहीं मांग पाता था। यानी मेरा बॉस बोलता था कि बोल के आज 2 प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, कि सर आप मेरे को हफ्ते में 4 बार 4 प्रिस्क्रिप्शन 4 पेशेंट दो। मैं बोल ही नहीं पाता था। सर रिक्वेस्टिंग फॉर योर वैल्यूएबल प्रिस्क्रिप्शन सपोर्ट, सर रिक्वेस्टिंग फॉर योर वैल्यूएबल, ऐसा करके निकल आता था। तो बोलता था तू मांग नहीं रहा है, तू इन्फॉर्म कर रहा है कि दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो चलेगा। तो वो जो बिजनेस जिसको देगा वो उसी आदमी को देगा जिसकी डिमांड स्ट्रांग है। और क्या होता है उस टाइम पे कई बार जबान चल ही नहीं होती, क्योंकि फियर ऑफ दैट रिजेक्शन, उसने मना कर दिया तो, और वो जान लेता है। सो क्लोजिंग के टाइम पे इस फियर से कैसे बाहर निकले? एग्जैक्टली है ना, क्लोजिंग की आपने जो बात बताया ना कि लोगों की ना खुद फट जाती है। हाँ, तो इसमें है भी है ना साइकोलॉजी है कि जब एक जो सेल्स पर्सन है ना उसको पैसा मांगने में फट जाती है, वो फटती क्यों है? क्योंकि वो पीपल स्किल वाला आदमी है। तो पीपल स्किल वाला ज्यादातर ना सेल्स में आ जाता है, मगर उसको पैसा मांगने के लिए दिक्कत यानी होती है। रेपो वेपो बना लेगा, हाँ, और पैसा नहीं मांग नहीं पाएगा। मांगेगा क्योंकि उसकी फटती है, क्योंकि उसको खुद को ही जो है ना उसका कन्विक्शन और उसका सेल्फ इमेज डाउन हो जाता है कि मैं 3 लाख मांगू कैसे। कैसे? मगर अगर उसने हिम्मत करके मांग लिया ना तो उल्टा गेम चेंज हो जाएगा। मैंने आपको केले वाला एग्जांपल दिया। तो जब मैं कस्टमर के साथ, जब मैं सारी चीज उसकी 4 प्रॉब्लम और उसका रीजन बिहाइंड रीजन निकालता था, उसके बाद फटाक से ना पैसा मांगता था। कस्टमर जब भी मुझे पूछता था उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीधा पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 3 लाख। अब जब 3 लाख वाली बात जब बोलता था ना तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलता था ना 3 लाख, तो सामने वाले पे उसका एडवर्स इफेक्ट होता था। एडवर्स वर्ड यूज कर रहा हूं क्यों? एग्जैक्टली जो है ना रिएक्शन होता है, मगर वो रिएक्शन कैसा होता है, भाई साहब ये 3 लाख मांग रहा है और वो भी ऐसे मांग रहा है जैसे 2 रुपया मांग रहा है। तो वो जो है ना वो फियर जो होता है ना, इसकी वजह से ये ना लोग है ना वो छोड़ देते हैं। और फिर क्या बोलते हैं, सर मैं आपको है ना उसके लिए ना 2 वीडियो भेजता हूं, आप देख लो। अब सारा कराया गया क्या, लोहा पूरा गर्म किया, अब जब हथौड़ा मारने का टाइम आया, जब पैसा मारने का टाइम आया, तो वो वहां पर है ना वो खुद ही वो, क्योंकि वो खुद उसको फियर है, उसको मांगने में वो है ना अपनी सेल्फ इमेज के साथ डाउन हो जाता है, और वो सेल्फ इमेज डाउन हो जाता है तो मेनली जो है ना कस्टमर हाथ में आया, कस्टमर भी चला जाता है। तो अगर आपकी फट गई तो गेम ओवर। आपको है ना मुंहफट बनना पड़ेगा, और मुंहफट बनना मुझे भी नहीं आता था। मैं जब आपकी ट्रेनिंग लिया तो ट्रेनिंग के बाद मुझे पता चला कि भाई मुंहफट होना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी पीपल स्केल वाला आदमी, तो पीपल स्केल आदमी वाला तो मैं भी पैसा मांग नहीं सकता था, क्योंकि मैं मेरे दोस्तों के पास जो मेरा पैसा दिया हुआ था ना वो मांग नहीं सकता था। कैसे मांगू? तो वो जो चीज है ना, रिलेशन खराब हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो मैंने वो है ना वो फियर मैंने उसको है ना मैंने वो फियर को है ना मैं खा गया, मैं निगल गया, और मैंने तब से है ना वो सारी चीज। इनफैक्ट मैं आपको बोलूं, मैंने जब 1 करोड़ का जब डील क्लोज किया था ना, तो 19वीं मिनट 23वीं सेकंड में मैंने 1 करोड़ रुपया मांग लिया। अरे वाह! और सामने से जो है ना, जो मेरे साथ जो लोग बैठे थे ना वो हिल गए। ये सितंबर महीने वाला? यस, सितंबर महीने वाला, जहां पर 1 करोड़ रुपया मैंने मांग लिया, जब 19 मिनट और 23 सेकंड में 1 करोड़ रुपया मांग लिया। ऐसा फील नहीं था साला 1 करोड़ यार कम मांग लिया, ये इतनी जल्दी कैसे रेडी हो गया? 2-4 करोड़ तो मांग ही सकते थे। वो एग्जैक्टली है ना कि एग्जैक्टली जब भी आप कस्टमर के साथ, तो पूरा सीक्वेंस है ना कि वो चीज के लिए जो है ना हम लोगों ने जब टारगेट आउट किया था कि 3 कस्टमर हमने क्लोज किया था, 12 ही लीड पे काम किया था, क्योंकि मैं परफेक्ट कस्टमर में काम करने वाला इंसान। तो 12 कस्टमर को पकड़ा, उसमें से 4 मीटिंग की और 4 में से 3 क्लोजिंग हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, मेरा कस्टमर क्या है। अक्रॉस इंडिया में आप ही थे जो कमा रहे थे। तो वो सारी चीजों में क्या था कि एग्जैक्टली मुझे पता था मेरा उसकी, और सारी जो मैंने बोला ना कि भाई एक कस्टमर के जाने से पहले रिसर्च कर लिया था, तो सारी चीज रिसर्च कर लिया था, तो फट टू द पॉइंट बात करके है ना पूरी गेम चेंज। उसकी इमोशन रीजन निकल लिया, 4 बर्निंग प्रॉब्लम निकल गई, और रीजन बिहाइंड द रीजन निकल गया, गेम ओवर।
तरुण भाई जो बात कर रहे हैं ना, ये उस टाइम की बात है जहाँ पे लोग 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000, 5000 वाली टिकट बेच रहे थे। एंड देन ये शेयरिंग के यार अभी बिजनेस काफ़ी टाइम से डाउन चल रहा है और हम यहाँ पे करें तो क्या होगा। मेरे को देखो, 500 रुपये की टिकट जो बेचोगे उसमें भी सेम टाइम लगेगा, 5000 में भी बेचोगे सेम टाइम लगेगा और 1 करोड़ में भी सेम लगेगा। सिंस आपका अभी तक का काम करने का एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा हो चुका है और आपके पास रेडीमेड ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनको आप जानते हो और उनको प्रमोशन की सख्त ज़रूरत है, उनको लोगों में अपने आप को ब्रांडिंग करने की, अपने पर्सनल ब्रांडिंग करने की ज़रूरत है, तो आप हाई टिकट में जाओ। और इन्होंने सीधा वो हाई टिकट में काम किया और बोला जाता है कि लाइक ज़ीरो इन्वेस्टमेंट इनटू लीड, और वहाँ से ही जो पुराने ही कस्टमर हैं, जो आजू बाजू में काम किए हुए कस्टमर हैं, उन्हीं के अंदर में से एक बड़ी टिकट बाहर निकल के आई। मैं क्लोजिंग के ऊपर एक वहाँ पे बात करना चाहूँगा कि जहाँ पे लोग जब क्लोजिंग के अंदर में जा रहे हैं, जो उनका डरना ये वाजिब होता है। कई बार क्या होता है कि क्लोजिंग कुछ भी कारणों से, ह्यूमन एरर हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, सामने वाले का वहाँ पे है, वो और क्लियरिटी चाहता है, वो रुक जा रहा है, वो बोल रहा है कि आपका सब कुछ सही है बट थोड़ा सा मेरे को सोचने का टाइम दो। उस टाइम पे एक सेल्स पर्सन को क्या करना चाहिए? उस टाइम पे है ना, सेल्स पर्सन को सबसे पहले जो है ना, कस्टमर का जो आइडियल टाइम उसने पहले निकाला है, वो आइडियल टाइम पे उसको रिलेवेंट कंटेंट जो है ना, वो कंटेंट मार्केटिंग करना पड़ेगा। और उसको जो है ना, ऐसा नहीं है, यहाँ तो हम क्या करते हैं, सुबह का एक गोली, दोपहर का एक गोली, शाम का एक गोली, ऐसा कंटेंट शेयर नहीं करना है। कंटेंट जो रिलेवेंट कंटेंट, और वो भी जो है ना उसके टाइम पे जब वो फायर करोगे ना, तो वो कंटेंट मार्केटिंग से कस्टमर को जो है ना, आप जो है ना फॉलो अप कर सकते हो। मगर फॉलोअप में सबसे बड़ी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लोग भूल जाते हैं ना, वो यही है। लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं, सुबह दोपहर शाम एक गोली जो है ना, वो चीज करेंगे, बार बार जारी तो इरिटेट हो जाता है, इरिटेट हो, ब्लॉक कर देगा आपको। तो आपको ये निकलना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कस्टमर का आइडियल टाइम क्या है और कस्टमर का एग्जैक्टली पेन क्या है। और उसमें भी एक फ्रेमवर्क है मेरा, पेन और गेन, यानी कि दर्द और दवा, यानी कि समस्या और समाधान। उसके बीच में जो चीज होती है ना, वो फ्रस्ट्रेशन होता है। तो अगर आपके पास फ्रस्ट्रेशन वाला कंटेंट है, गेम चेंज हो गया है। यहाँ पे क्या होता है कि कई बार जैसे कस्टमर है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, उसको पता है कि इस बंदे के पास सॉल्यूशन है, इस बंदे के पास सारी चीज़ें हैं, ये सही भी बोल रहा है, पर कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो डिले कर रहा है, वॉट एवर रीज़न, हिम्मत नहीं कर पा रहा है। तो आपका कनेक्ट बना के रखना उसके लिए ज़रूरी है। एक मेरे क्लाइंट थे जिनके साथ में मैं करीबन 2 साल जब भी, और वो ऐसा नहीं है कि मेरे को ही कॉल कर रहा, वो भी सामने से, अरे परेश भाई आज मैं यहाँ पे गया था, वहाँ पे था, मैंने फाफड़ा देखा तो मेरे को आप गुजराती भाई की याद आई और वहाँ पे था। मैं कहूँ आप अहमदाबाद आओ, मैं कहूँ आप लोग फाफड़ा का बाप भी खिलाऊंगा, चिंता मत करो। तो बात चल रही है, 1.5-2 साल से चल रही है। एक दिन मैंने उसको वहाँ पे किया, मैं कहूँ सर 2 साल से हमारा प्यार, इश्क, मोहब्बत चल रहा है, आपकी बीवी को भी मालूम है, मेरी बीवी को भी मालूम है, हमारे चक्कर चल रहे हैं सेल्स वाले। सर एक बार एंगेजमेंट कर ही लेते हैं, एक बार शादी कर लेते हैं, एक बार वरमाला पहना देते हैं। वो बंदा हंसने लगा और मेरा क्या था, तब तक में वो रिलेशन बन चुका था, एक रेपो इतना स्ट्रांग हो चुका। मैं कहूँ सर आज हाँ बोल दो, मैं अभी प्रपोज कर रहा हूँ, आपको खाली बोलना है कबूल है, कबूल है, कबूल है। मैंने बोला कबूल है, तो उसने बोला कबूल है, कबूल है, कबूल है। कोई फालतू की बात नहीं, कोई प्रोडक्ट पे बात नहीं, कोई कंसल्टिंग पर बात नहीं चली। तक हुआ, मैंने अकाउंट नंबर शेयर किया और सीधा उसने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पे एक मेरे को चीज़ समझ में आई, आपको कस्टमर को एक अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, पर उसके साथ में आपको पेशेंस भी रखने पड़ेंगे, उनके साथ में वो कनेक्शन भी बना के रखना पड़ेगा विदाउट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि यार ये तो धंधा देने वाला नहीं है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। मगर उसमें एक गलती भी लोग कर देते हैं, गलती जब है ना, अब भिखारी बन जाते हैं। फॉलोअप में है ना, अगर आप बेगिंग एटीट्यूड आपका आ गया ना, गेम ओवर। वो सिर्फ है ना अपनी मतलब की बात करेगा कि देखो अभी ये ऑफर आ गया है, अभी ये स्कीम आ गया, अभी ये ना आखिरी दिन है, ये सारी चीज, और जो है ना अर्जेंसी, फोगट की अर्जेंसी क्रिएट कर देता है। तो वैसा करोगे ना तो नहीं होगा। मैंने काफी बार जो है ना फॉलोअप में ऐसा किया, बस कस्टमर के साथ हाय हेलो किया, चलो मैं इधर आया था तो बात हो गई, ऐसा ही खाली टच। तो कभी कभी कस्टमर ने सामने से बोला क्या है ना, वो मैं थोड़ा सा डिसीजन इसके लिए हुआ कि थोड़ा पैसे का मतलब था, तो मैं ना बोल नहीं पा रहा, वो बोल नहीं पा रहा, तो वहां पर वो खुल के बोल देगा। तो वहां पर जब रिलेशन जब बिल्ड हुआ होगा ना, तो वो रिलेशन आपको फॉलोअप में भी काम आ गया, क्योंकि वहां पर कस्टमर को सिर्फ हाई हेलो करना है।
लोग है ना भिखारी बन जाते हैं, अपनी प्रोडक्ट बेचने चले जाते हैं, और उनका है ना तो वो कस्टमर भी है ना वो डिफेंसिव हो जाता है, क्योंकि पता चल रहा है कि ये फॉलोअप कर रहे हैं सिर्फ अपनी प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं। अपनी ऑफर के लिए। और ऐसे ऐसे मैंने लोग देखे हैं कि भाई साहब है ना आपकी कंपनी तो है ना ऑफर निकालती रहेगी, कोई टेंशन नहीं है, मैं ले लूंगा, मेरी आराम जरूरत से पड़े लेगा। तब। क्योंकि उसको पता चल गया है अभी। हाँ, उसको पता चल गया है। तो जब तक है ना आपको फॉलोअप में जो है ना आप सिर्फ है ना खाली लेने वालों बनोगे ना तो नहीं चलेगा, देने वाला भी बनना पड़ेगा। फॉलोअप के अंदर में क्या होता है कि जिसको हम फॉलोअप समझ रहे हैं वो एग्जैक्टली वो फॉलोअप नहीं है। हाँ, वो उसके पीछे पीछे पड़ना है, चिपक जाना वाला है। फॉलोअप के अंदर में क्या होता है कि आप अगेन वैल्यू क्रिएशन कितना कर पा रहे हो, वापस घूम फिर के उसकी उस प्रॉब्लम पे कुछ बात कर पा रहे हो, उस प्रॉब्लम के रिलेटेड कुछ कंटेंट आपके हाथ में आया है, भले आपकी कंपनी का आपकी प्रोडक्ट का ना हो, पर उसके रिलेटेड कुछ आया है। जैसे मैंने अभी एक इंश्योरेंस में मैं ट्रेनिंग कर रहा था। सो दैट गाय वॉज के सर मेरा MDRT का यहाँ पे है और मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो मैं कहा ठीक है बात करते हैं, बैठे कंसल्टिंग किया, बातचीत किया। मैंने बोला मैं तू इतने सारे डेटाज अवेलेबल है, तू तेरे कस्टमर को क्यों नहीं भेजता है? और वो डेटा ये था कि जैसे इंश्योरेंस करवाया है, लोगों को पता ही नहीं कि उसके हस्बैंड ने, उसके पेरेंट्स ने जो भी है वहाँ पे करवा के रखा था, पॉलिसी पड़ी रह गई है और 7 साल निकल गए हैं और फिर पता चलता अच्छा एक दिन की पॉलिसी बाहर आई, चलो पूछ के देख लेते इसका पैसा मिलेगा। फिर एक लंबी प्रोसेस होती है, भाई 7 साल के बाद क्यों आए हो, अचानक कंपनी को भी डाउट होता है और करवा के निकल रहे हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं उसके ऊपर तू कंटेंट बना के तू खुद ही क्यों नहीं दे रहा है? उस भाई साहब ने अपना चैनल शुरू किया, अभी वो चैनल किया, और यही मैं तुमको पॉलिसी के बारे में मत बताओ कि ये जीवन है, ये वो वाली पॉलिसी, ये मैक्सिमाइजर नहीं बॉस, उसको अवेयरनेस क्रिएट करने का बताओ। तो वहाँ पे लोगों को लगेगा यू आर जेन्युइन गाय कि भाई पॉलिसी खरीदने से पहले क्या ध्यान रखना चाहिए, पॉलिसी का आपका सम एश्योर्ड कैसे निकलवाओगे, किस टाइप की पॉलिसी होनी चाहिए, अगर ये स्टेज पे हो तो कैसी होनी चाहिए, ये स्टेज पे तो कैसी होनी चाहिए। ये सिर्फ कंटेंट कर, और जहाँ पे तू एक बार तो बना के रख देगा, जब भी तेरे को कस्टमर ऐसा कुछ मिल रहा है, वहाँ पे है बातचीत चल रहा है, तो तू फ्री टाइम के अंदर में तेरा ही कंटेंट तू शेयर करता रहेगा, तो उसको तेरे पे जेन्युइन ट्रस्ट आएगा कि यार बात सही कर रहा है। और फिर वहाँ पे आपका आता है कि भाई लाओ चलो अब तो तेरे साथ में ही काम कर रहा है। इनफैक्ट मैं खुद जब इनफैक्ट मेरा एक इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स हो गया, तो मैं कई बार ये कर रहा हूँ कि भाई मेरे को ऐसा एजेंट मिले जो स्ट्रांग मेरा फॉलोअप ले, क्योंकि अगर मेरा फॉलोअप स्ट्रांग ले रहा है तो इन केस इन माई एब्सेंस अगर मेरी फैमिली को ज़रूरत पड़ी है इसकी सर्विस की, तो ये कंपनी का भी फॉलोअप इतना स्ट्रांग ले पाएगा। और लोग क्या करते हैं, 2 महीना 3 महीना कॉल किया और फिर छोड़ देते, 2 महीना 3 महीना कॉल किया और छोड़ देते, हार मान जाते हैं। बट एज अ कस्टमर मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, ऐसा आदमी कि जो मेरे इसके अंदर में मेरे साथ में बार बार बातचीत क्या कर रहा है, किस टाइप की बातचीत कर रहा है। इनफैक्ट जिसके साथ में मैंने आखिरी में पॉलिसी लिया वो वही बंदे का लिया जो वहाँ पे आते जाते, अरे सर मैं यहाँ पे आया था, आपके ऑफिस के नज़दीक था तो सोचा कि आपके साथ में चाय पी के चलो, मैं तो आजा, और बैठ रहा है, कोई पॉलिसी की बात नहीं, कोई बिजनेस की बात नहीं कर रहा। मैं एज अ सेल्स ट्रेनर मैं क्या सोचूंगा, अभी बोलेगा अभी बोल 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 चली बोल, और वो बोल नहीं रहा है, वो बात नहीं कर रहा है। फिर मैं खुद ही निकाल रहा हूँ कि भाई चल तू नहीं निकाल रहा तो मैं तेरे को टॉपिक देता हूँ, तू निकाल। तो इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ पे क्या है, नया क्या आ रहा है, क्या व्हाट इज़ द डॉक्टर इन गोइंग ऑन, क्या नया आया है, तो वो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देगा। बट ही स्टिक टू अगेन वो आ जाता है, और परेश भाई आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, अभी कैसे है, क्लाइंट कहाँ पे मिल रहा है, सर ये मेरे 2 क्लाइंट हैं, मैंने इसके बारे में आपके लिए मैंने बात किया है वहाँ पे, ये आपको नंबर भी दिया है, एक बार आप कनेक्ट कर लीजिएगा। तो वो मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी से ज़्यादा मेरे बिजनेस में सपोर्ट में हेल्प कर रहा है। तो उसका ज़रूरत क्या था कि भाई ला तू मेरे को एक 25,000 50,000 लाख रुपए का चेक दे और मैं भागता हूँ, उसके मतलब वो मेरे को मेरा बिजनेस बढ़ाने के लिए, मेरे कनेक्ट करने के लिए बात कर रहा है और फिर पॉलिसी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक जेन्युइन इंटरेस्ट, एक बंदा नहीं यार बंदा सही आदमी है, इसके साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशन रखे जाए। जब सेल्स वाले के बंदे के साथ में जब ये आ जाता है ना, तो फिर आदमी पूरा ट्रस्ट पूरे से, और फिर वो क्या होता है, आपका कस्टमर ही आपका एडवोकेट बनता है, पूरे गांव में बोलता है कि कंसल्टिंग करा हुई हो तो तरुण भाई नहीं, ट्रेनिंग कराना है तो तरुण भाई का है, बिजनेस का प्रॉब्लम आ रहा है तो तरुण भाई के पास जाओ। बट अगर बिजनेस वहाँ पे तरुण भाई ने खाली इतना ही सलाह पार्लर खोल के रखा है तो फिर वो सलाह पार्लर तो कभी भी बंद हो जाएगा। ऐसे ही हुआ, मैं आपको बताऊं मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ही हुआ कि जब मैं कोई कस्टमर को जेन्युइनली मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट से उसको फायदा नहीं होगा, तो मैंने खुल के है ना सामने से मना कर दिया। ये भी है ना जिगरा होना चाहिए मना करने का। तो लोग है ना मना करने में लोग समझते हैं कि भाई मेरा नुकसान हो जाएगा, उसको प्रोडक्ट आया ही है तो चिपका ही दूं, तो मैंने मना किया, तो उसका मुझे फायदा हुआ। फायदा कैसे हुआ कि वो जो कस्टमर था उसके 4 दोस्तों को है ना उसने सामने से बोला कि भाई ये फला फला जो है ना ये कंपनी है, इसका प्रोडक्ट अगर लेना है ना तो मार्केट में तेरे पास बहुत सारे लोग आएंगे, मगर तू तरुण चश्मा वाले के पास जाना। क्यों?
क्योंकि अगर उसको लगेगा कि तेरे को जरूरत नहीं है ना, तो वो मुंह पे मना मना देगा। कर देगा। तो वो जो ट्रस्ट जो क्रिएट होता है ना, वो है ना, कस्टमर आपको रेफरल बिजनेस आता है, और वो रेफरल बिजनेस जो है ना, वो आपको ऐसा ब्लेसिंग्स है ऊपर वाले की मेहरबानी से। तो अगर मैं चाहता तो 232 की जगह 1200 क्लोज कर सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने जेन्युइनली लोगों को किया। अभी भी मैं जो सेल्स ट्रेनिंग दे रहा हूं उसमें मैंने अक्टूबर महीना से स्टार्ट किया है, अभी भी 31 लोगों को प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ के मना कर चुका हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इंप्लीमेंट कर पाएंगे, और उनका वाई क्लियर नहीं है कस्टमर सामने वाले का, तो मतलब ही नहीं है उसको ट्रेनिंग देने का, क्या फायदा। खाली शौकिया तौर पे गुड टू नो वाला हो जाएगा, हाँ, बाकी आएगा नहीं। तरुण भाई, मज़ा आया आपके साथ में बातचीत करते हुए, और आप लोगों को भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। तरुण भाई पर्सनली जो है 1-on-1 कंसल्टिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं सेल्स की, एंड मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि उन्होंने सेल्स खाली सीखा नहीं है, सेल्स समझा, सीखा, इम्प्लीमेंट किया, और वहाँ पे उनका डेप्थ भी पकड़ा है। तो हम लोग काफ़ी टाइम से बातचीत कर रहे थे, और जब मैंने पॉडकास्ट का शुरू किया तो सर्टन चीज़ों पे मेरा और तरुण भाई हमेशा हम चलते हैं, हम लोग शास्त्रार्थ करते हैं, सेल्स का शास्त्रार्थ चल रहा था। तो करीबन 6-7 दिन पहले ही हमारी बात निकला तो चलो सेल्स का शास्त्रार्थ करते हैं, आप पॉडकास्ट पे आओ। और तरुण भाई को लगा मैं मस्ती कर रहा हूँ कि अरे यार, आप मेरे ट्रेनर हो और आप मेरा ही पॉडकास्ट करवा रहे हो, आप भी सेल्स कोच हो और मैं भी सेल्स कोच हूँ, आप करवा रहे हो। मैं को उसका कोई लेना देना नहीं है, लोगों को सीखना आना जरूरी है, जिसके किस्मत में धंधा लिखा है उसका तो हो ही जाएगा। सो आई होप आप लोगों को आज की हमारी जो ये बातें हैं उससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली है। मास्टर क्लास हो गया। मास्टर क्लास हो गया एक्चुअली, सेल्स का ब्लूप्रिंट मास्टर क्लास। ये हम लोग टैग नहीं देते हैं, पर आप टैग ले सकते हो, पर ये करके हम धंधा तो कर ही सकते हैं। तो रुकिए, ऐसे करते हैं साथ में कि हम आ रहे हैं कोर्स लेके आपके लिए, सेल्स का मास्टर क्लास, ब्लूप्रिंट। ये फालतू की चीज़ें हैं। मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि सेल्स ऐसी चीज़ है जो अगर आपने सीख ली तो ज़िंदगी में भूखे नहीं मरोगे। ये मैंने मेरे करियर के टाइम पे सीखा था, क्योंकि मेरा माइंडसेट था डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन करने का। मैं एनसीसी में बेस्ट कैडेट रहा हूँ, तो मेरा ये था कि नहीं, जाना तो है। पर सेल्स करते करते आया, सीखते सीखते आया, और जब मैं सेल्स की ट्रेनिंग देना शुरू किया, जब तरुण भाई जैसे लोग आ रहे हैं वहाँ पे है, वहाँ पे पूरा वेरिएशन है। एक 18 साल का बंदा भी आ रहा है, एक रिटायरमेंट बंदा भी आ रहा है, तो आप कनेक्ट कैसे कर पा रहे हो? क्योंकि जब मैं सेल्स सिखा रहा हूँ तो मैं अपने आप को बेच भी रहा हूँ वहाँ पे, और ये करना एक अलग अपने आप में कला आ जाती है, एक अलग आर्ट बन जाती है। तो आप लोग जितने भी हो अभी सेल्स में हो, फ्रस्ट्रेट मत होइए, सीखते रहिए। सेल्स का असली ट्रेनर, जैसे तरुण भाई ने बताया, वो आपका कस्टमर है। जितना ज़्यादा कस्टमर से भिड़ते रहोगे, जितना ज़्यादा कस्टमर के साथ में लगे रहोगे, जितना ज़्यादा उसको सुनोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे, उतना ही आपको सेल्स ज़्यादा समझ में आएगा। और आज का पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा है तो नेक्स्ट टाइम पहले तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। और नेक्स्ट टाइम तरुण भाई के साथ में आप कौन से टॉपिक पे सेल्स पे बात करना चाहते हो वो भी कमेंट बॉक्स में डाल देना। तो हम तरुण भाई को फिर से पकड़ेंगे, सूरत से उठा के लेके आएंगे, और आपके लिए एक ताज़ा तरोताज़ा सेल्स का फिर से महाकुंभ, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मोस सब आपको देंगे। सो तरुण भाई, क्लोजिंग वर्ड्स। सेल्स जो है ना, सेल्स अगर आपको करना आ गया ना, तो आपके लिए ना वो चुटकियों का खेल हो जाएगा। अगर आपको करना ही नहीं आया ना, तो आपके लिए ना पहाड़ चढ़ने जैसा हो जाएगा। तो सेल्स में सबसे बड़ी बात है ना, एक ही बात है, जैसे आपने बताया, नाक साइड पे रखना पड़ेगा, ठीक है, और रिजेक्शन जैसा कुछ नहीं है। और अगर आपने सही वे में कस्टमर का पहले से, यानी कि लीड जनरेशन से लेके आखिरी तक अगर आप स्टेप बाय स्टेप सही हिसाब से गए या ना, कस्टमर को ही अगर आपने सुना और उसकी सारी प्रॉब्लम निकाल लिया ना, तो सेल्स करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और ये जो आप लोगों को भी बोलता हूं कि आज मैं जो है मेरे गुरु के सामने बैठा हूं, और वो इसके लिए बैठ पाया क्योंकि मैंने उनका कंसेप्ट पकड़ा। मैंने जो है ना टाइप सेल्समैन या प्रोसेस सेल्समैन बनने की जगह पर मैंने कंसेप्ट पकड़ा कि एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या होता है। तो सेल्स में जो सबसे बड़ी बात है ना, वो आपको कंसेप्ट पकड़ना है। अगर आपने कंसेप्ट पकड़ लिया ना, देन आप कुछ भी बेच सकते हो, क्योंकि आप चाहे कुछ भी बेच रहे हो, चाहे आप जो जीवन बीमा बेच रहे हो, चाहे पानी का मशीन बेच रहे हो, चाहे MLM कर रहे हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, चाहे कोई यूट्यूबर का माल बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो ना, आप कुछ भी कर सकते हो। कब कर सकते हो? जब आपको सेल्स का कंसेप्ट पता चल जाएगा। बाकी जैसे स्क्रिप्ट वाइज करने जाओगे ना, तो प्रोसेस सेल्समैन रह जाओगे, और प्रोसेस सेल्समैन रह जाओगे ना, तो जो है ना आप जो है ना लॉ ऑफ एवरेज पे ही खेलना पड़ेगा। और मैं आपको बताते हुए खुशी होता है, क्योंकि मैंने परेश सर से ट्रेनिंग लेने के बाद मेरा सेल्स का क्लोजिंग रेशियो
वो जो कंपनी में काम कर रहा था वहाँ 60% था, और आज मैं मेरी बात ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, आज जो मेरी प्रोडक्ट में बेच रहा हूँ उसमें मेरा 90% का क्लोजिंग रेशियो है। तो वो सारी चीज इसके लिए कर सका क्योंकि मैं सेल्स का कॉन्सेप्ट समझ पाया। तो जुड़े ही रहिए हमारे साथ, नहीं होगी बकवास, होगी मीनिंगफुल बात। तरुण चश्मा वाला सर के साथ में फिर से एक बार आपका साथ और सहयोग देने के लिए खूब खूब धन्यवाद। और ये वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो सर। मच।